वेलकम टू मेगाबाइट कॉमर्स क्लासेस। अब देखो हम आगे देखते हैं ये जर्नल में किस तरीके से एंट्रीज पास की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं असेट्स के लिए कि रियलाइजेशन अकाउंट में जब असेट्स ट्रांसफर करते हैं तो वो किस तरीके से होता है। तो देखो इसमें कुछ बताने जैसा स्पेशल नहीं है। ये एंट्रीज बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे इलस्ट्रेशन फर्स्ट में हमने किया था कि रियलाइजेशन डीआर हो जाता था और जो असेट्स हुआ करती थी वो सीआर हो जाती थी। तो इसी तरीके से क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स ट्रांसफर हो जाती है। अब देखो ये यहाँ पर नीचे एक बात और बोल रहा है कि जैसे कि अगर डेप्टर्स को अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो तो उन डेप्टर्स को ग्रोस अमाउंट पे शो करना होता है इस रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे यहाँ पर जो सनराइज डेप्टर्स है ये ग्रोस अमाउंट पे शो होंगे। कहने का मतलब इनमें से जो प्रोविजन की अमाउंट है जो बैड डेप्ट के लिए की गई है वो लेस होकर के नहीं शो होगी इस, और जो प्रोविजन होगा जो कि आपने डेप्टर्स पे किया है तो उसकी एंट्री भी पास करनी होगी। तो देखो जैसा मैं ऑलरेडी आपको इस बारे में ऑलरेडी भी बता दिया कि या तो आप ग्रोस वैल्यू ले सकते हो ये सनराइज डेप्टर की। अगर आप ग्रोस वैल्यू से शो करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में तो फिर आपको क्या करना होगा, ये जो प्रोविजन है उसको भी आपको शो करना होगा इस रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन अगर आप इन डेप्टर्स को अगर नेट वैल्यू से शो करते हो रियलाइजेशन अकाउंट के डीआर साइड, मतलब कि प्रोविजन लेस करके जो अमाउंट आती है उससे शो करते हो, तो फिर ये जो प्रोविजन वाली एंट्री है सीआर साइड की ये एंट्री फिर पास नहीं की जाएगी। और ऐसा ही जो क्या असेट्स के ऊपर भी लागू होता है कि अगर ग्रोस अमाउंट से अगर आप डीआर साइड शो कर रहे हो असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में तो फिर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा वो आपको सीआर साइड जो होगा शो करना होगा। इसी तरीके से अगर आप एक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन है अगर उसको लेस करके असेट्स की जो नेट वैल्यू है अगर उससे आप शो कर रहे हो इस रियलाइजेशन अकाउंट में डीआर साइड, तब फिर आपको क्या करना होगा, जो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको सीआर साइड शो करने की जरूरत नहीं है। तो देखो यही सब बातें ये क्या है यहाँ पर बोल रहा है। तो देखो एंट्री किस तरीके से की जाएगी, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे इलस्ट्रेशन फर्स्ट में हमने किया। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर हो जाता है और असेट्स को इंडिविजुअली सीआर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है असेट्स का जो अकाउंट होता है वो क्लोज हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज करो कि फर्म जिसका डिसोल्यूशन हो रहा है उसके पास मशीनरी है और मशीनरी की जो वैल्यू है वो 20,000 की है। तो इसके लिए क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डीआर कर देंगे 20,000 से और जो मशीनरी के अकाउंट को सीआर कर देंगे 20,000 से, जिससे ये मशीनरी का जो अकाउंट होगा वो क्लोज हो जाएगा। अब देखो सेकंड नंबर का देखते हैं कि लायबिलिटी किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। तो देखो वही है जैसा कि इलस्ट्रेशन में फर्स्ट इलस्ट्रेशन में अपन ने सोल्व किया। लायबिलिटी जो भी है उसको आप डीआर कर दो इंडिविजुअली और रियलाइजेशन जो अकाउंट होगा वो सीआर हो जाएगा। जैसे देखो फर्म जिसका डिसोल्यूशन हो रहा है उसके पास जैसे क्रेडिटर जो है वो 2,000 के हैं, तो जो ये क्रेडिटर का अकाउंट डीआर हो जाएगा 2,000 से, जिसकी वजह से क्या होगा ये क्रेडिटर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट जो होगा वो सेम अमाउंट से सीआर हो जाएगा, मतलब 2,000 की अमाउंट से हो जाएगा सीआर। और देखो ट्रांसफर के समय आप एक चीज ध्यान में रखो कि एक्सटर्नल लायबिलिटी को ही ट्रांसफर किया जाता है, आप ये चीज ध्यान दो। या फिर एक्यूमुलेटेड जैसे कि डेप्रिसिएशन है उसको भी ट्रांसफर किया जाएगा, या आपने बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स पे प्रोविजन किया हुआ है तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा। बस ये कुछ एक एडिशनल होती है, बाकी आप सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखो, जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है उनको ट्रांसफर किया जाता है। और जैसे पार्टनर्स के लोन है वो ट्रांसफर नहीं होंगे, पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो ट्रांसफर नहीं होगी, मतलब इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती है। अब देखो थर्ड नंबर का देखते हैं, अगर किसी असेट्स को सेल किया जाता है तो उसकी एंट्री किस तरीके से होगी। बैंक डीआर हो जाएगा क्योंकि पैसा है। अब देखो बैंक भी हो सकता है, केस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है दोनों में से, और रियलाइजेशन जो अकाउंट होगा वो सीआर हो जाएगा। तो देखो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे फर्म के पास एक मशीनरी थी और जो उसकी वैल्यू थी जो बैलेंस शीट में शो की हुई है वो 10,000 की है, ठीक है।
लेकिन जब उसको सेल किया तो सेल करने पे 10,000 की अमाउंट रिसीव नहीं हुई, 8,000 की अमाउंट रिसीव हुई। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो होगी जनरल में एंट्री किस तरीके से पास की जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर हो जाएगा 8,000 से, ध्यान दो 8,000 से, 10,000 से नहीं होगा। और रियलाइजेशन अकाउंट भी क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा, सेम अमाउंट 8,000 से। अब देखो अगर कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो कि ये एंट्री किस तरीके से होगी, तो देखो एक चीज तो कंफर्म होगी, असेट्स को जैसे कि बेचा 8,000 में, तो ये तो कंफर्म है कि फर्म का जो बैंक बैलेंस होगा ना वो इंक्रीज होगा 8,000 से, ये तो कंफर्म है। मतलब आप बैंक अकाउंट को डीआर कर दो 8,000 से, ये तो कंफर्म हो गया। अब देखो जैसे कि बात रियलाइजेशन अकाउंट की चल रही है, तो रियलाइजेशन को सीआर कर दो और सेम अमाउंट से कर दो। तो ये क्या है, कुछ छोटे छोटे हिंट मिलते हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने जो एंट्री पास की है वो सही है या नहीं है। ठीक इसी तरीके से आप देखो ये 5th नंबर की एंट्री देखो, ये 4th नंबर की मैं बाद में बताऊंगा, पहले 5th नंबर की देखते हैं। कि किसी लाइबिलिटी का पेमेंट होता है तब क्या होगा, कहने का मतलब यहाँ ऊपर 3rd नंबर में जो किया, असेट्स को सेल कर रही थी, मतलब पैसा आ रहा था फर्म के पास। और इस 5th नंबर के केस में क्या होगा, लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा फर्म का, जस्ट उल्टा है, वहां पैसा आ रहा था, यहाँ पैसा जा रहा है फर्म का। तो देखो क्या होगा, रियलाइजेशन जो होगा वो डीआर हो जाएगा और पैसा गया तो बैंक सीआर हो जाएगा। अब बैंक की जगह केस भी हो सकता है। तो देखो जैसे कि फर्म जिसका डिसोल्यूशन हो रहा है उसके पास क्रेडिटर है, और कितनी अमाउंट के हैं, 6,000 के क्रेडिटर है। तो इसकी जनरल में एंट्री इस तरीके से होगी, जो क्रेडिटर का अकाउंट होगा डीआर हो जाएगा 6,000 से, जिससे क्या होगा, इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और रियलाइजेशन जो अकाउंट होगा, सॉरी ये मैंने एंट्री गलत कर दी, ये इस तरीके से नहीं होगी, ये देखो ये एंट्री इस तरीके से होगी, रियलाइजेशन डीआर होगा 6,000 से, और भाई जब क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे 6,000 का तो फर्म का बैंक बैलेंस 6,000 से डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट जो होगा वो सीआर हो जाएगा 6,000 से। ठीक है, तो देखो इसमें भी पता करने का बिल्कुल वैसा ही है कि भाई ये तो कंफर्म है कि फर्म का पैसा जाएगा 6,000, तो फिर ये भी कंफर्म हो गया कि बैंक अकाउंट सीआर होगा 6,000 से, तो ये तो कंफर्म हो गया कि टू बैंक अकाउंट 6,000, ये तो करना ही है। तो रियलाइजेशन की बात हो रही है तो जस्ट रिवर्स कर दो भाई, रियलाइजेशन को आप डीआर कर दो, तो ऐसे आप पता कर सकते हो एंट्री का। अब देखो 4th नंबर की एंट्री देखते हैं, जब कोई पार्टनर किसी असेट्स को टेक ओवर कर लेता है, मतलब ले लेता है, तो उसकी एंट्री किस तरीके से पास की जाएगी। तो देखो जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर कोई पार्टनर पैसा लाता है या कोई असेट्स लेके आता है फर्म में, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है, कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। और अगर वो पैसा निकालता है फर्म से या फिर कोई असेट्स लेके जाता है तो उसकी कैपिटल को डिक्रीज कर देते हैं। बस सेम सी कंसेप्ट यहाँ पर है भाई। अगर जो ये असेट्स जो कि पार्टनर लेके जा रहा है, तो लेके जा रहा है तो एक तरीके से ये ड्रॉइंग कर रहा है, इसी वजह से इसकी कैपिटल क्या की जाती है, डीआर की जाती है। ठीक है, और अब जैसे ये कंफर्म हो गया कि पार्टनर की कैपिटल डीआर होगी तो रियलाइजेशन सीआर होगा। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो क्या एंट्री होगी। जैसे कि सपोज करो कि फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे फर्म के पास जो स्टॉक था वो 6,000 का स्टॉक था, ठीक है, और फर्म का एक पार्टनर है ए, उसके बीच में एग्रीमेंट ये होता है कि ए ऐसे बोलता है कि ये स्टॉक मैं ले जाता हूँ, लेकिन मैं 6,000 के मैं नहीं लेके जाऊंगा इसको, मैं इस स्टॉक के 4,000 ही पे करूंगा। तो और फर्म एग्री हो जाती है इसके लिए। तो देखो जनरल में एंट्री किस तरीके से होगी, ए की कैपिटल डीआर हो जाएगी 4,000 से। देखो जितनी भी अमाउंट का एग्रीमेंट होता है ना, उतने से ही एंट्री पास करनी है। यहाँ 6,000 नहीं आएगा, यहाँ 4,000 ही आएगा। और रियलाइजेशन जो अकाउंट होगा वो भी 4,000 से क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जितनी भी एंट्री अपन पास कर रहे हैं ना ऊपर, आप इनमें एक चीज ध्यान दो, ज्यादातर में वही उसी अमाउंट से एंट्री पास की जा रही है जितनी अमाउंट का या तो पेमेंट करना है, या जितनी अमाउंट से आप किसी असेट्स को सेल कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट बात होती है, ना कि उस अमाउंट से जो कि बैलेंस शीट में आपने शो की हुई है। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूं, तो ये 6 नंबर का देखो, जब जैसे कि कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी जिसका कि फर्म को पेमेंट करना है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई पार्टनर अपने ऊपर ले लेता है। कहने का मतलब वो ये बोलता है कि इस एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट तो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो उस केस में किस तरीके से एंट्री होती है, रियलाइजेशन डीआर होगा और पार्टनर की जो कैपिटल होगी वो सीआर होगी।
तो देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिस भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है उसके पास जो है, सपोज करो 7,000 के क्रेडिटर है, ठीक है, और फर्म का एक पार्टनर है ए, और ए फर्म को ऐसे बोलता है कि ये 7,000 के जो क्रेडिटर है इनको पेमेंट मैं कर दूंगा, ठीक है, मतलब वो अपनी जेब से पैसा दे रहा है। तो भाई जब वो अपनी जेब से पैसा दे रहा है तो ऐसे तो वो देगा नहीं, तो ये 7,000 का जो पेमेंट ये कर रहा है इन क्रेडिटर्स को, ये पैसा वो किससे लेगा? ये फर्म से लेगा वो पैसा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, देखो जो ए की कैपिटल होती है ना, वो सीआर की जाती है, जितना भी ये पैसा इन क्रेडिटर्स को देगा उस अमाउंट से, 7,000 से। तो ए की कैपिटल जो होगी इंक्रीज हो जाएगी 7,000 से। फिर इसकी वजह से क्या होगा, लास्ट में जब भी पेमेंट सारे एडजस्टमेंट के बाद जो इसका कैपिटल अकाउंट होगा ना, वो 7,000 से इंक्रीज होके आएगा, उतना ही ज़्यादा, मतलब इस 7,000 का ही फिर एडिशनल पेमेंट फर्म को करना पड़ेगा इस पार्टनर को, मतलब फर्म पेमेंट करेगी इस पार्टनर को। इसलिए जो ए की कैपिटल होगी वो सीआर हो जाएगी, और जो रियलाइजेशन अकाउंट होगा सेम अमाउंट से 7,000 से क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। तो ये देखो बिल्कुल वैसे ही होता है, जैसे कि अगर कोई पार्टनर पैसा लेके आता है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, ठीक है, और अगर पैसा विड्रॉ करता है तो कैपिटल डिक्रीज होगी। अब ये पैसा भी तो वो खुद की जेब से ही दे रहा है, तो एक तरीके से ऐसे ही आप मान के चलो जैसे कि उसने फर्म में पैसा लगाया है, क्योंकि वो पैसा नहीं देता तो फर्म को पैसे देने पड़ते हैं इस क्रेडिटर को। तो इसी तरीके से, इसी वजह से इसकी कैपिटल क्या होती है, सीआर होती है। तो देखो मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसे थोड़ा सा लॉजिक लगाए कि भाई पार्टनर ए था, ए ने 7,000 का पेमेंट किया क्रेडिटर को, मतलब अपनी जेब से पैसे दिए, तो सीधी सी बात है इसकी कैपिटल तो इंक्रीज होनी चाहिए, ये तो कंफर्म हो गई, और 7,000 से होनी चाहिए जितनी भी अमाउंट ये दे रहा है, तो ये तो होगा टू एज कैपिटल अकाउंट, ये 7,000 होगा, ये तो कंफर्म है। फिर बचा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट की बात हो रही है, तो रियलाइजेशन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब कैपिटल सीआर हो रही है तो रियलाइजेशन डीआर होगा, और सेम अमाउंट से होगा 7,000 से। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपकी एंट्री सही है या गलत है। अब देखो 7 नंबर का पॉइंट देखते हैं। तो देखो अगर जैसे कि कोई भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, मतलब कि वो लोग जिनको कि फर्म को पेमेंट करना है, जैसे कि सपोज करो कोई क्रेडिटर है, इन क्रेडिटर को फर्म अगर पैसा ना दे करके अपनी कोई असेट्स दे देती है और इस तरीके से अपना सेटलमेंट करती है, तो इसके रिगार्डिंग जनरल में कोई एंट्री पास नहीं की जाती है। लेकिन देखो यहाँ एक कंडीशन होती है कि अब क्रेडिटर को और एडिशनल पेमेंट नहीं करना है, मतलब जो असेट्स दी वो दे दी, और अब ये मान लिया कि उस क्रेडिटर का पूरा पेमेंट हो चुका है, तब जनरल में जो होती है कोई एंट्री पास नहीं की जाती। जैसा कि देखो इल्यूस्ट्रेशन फर्स्ट में जो ये रियलाइजेशन अकाउंट को हमने देखा था, जो फर्म के पास क्रेडिटर थे वो 48,000 के थे। सपोज करो इस क्रेडिटर के साथ फर्म की ये बात होती है कि फर्म के पास जो ये फिक्स असेट्स है जिसकी की वैल्यू 42,000 की तो खैर अमाउंट रिसीव हुई है, मतलब फर्म की जो ये फिक्स असेट्स है 36,500 की, इसको वो इस फिक्स असेट्स को वो इस क्रेडिटर को दे देगी और ये मानेगी कि पूरा पेमेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने फिक्स असेट्स को 36,500 पे शो तो किया हुआ है, लेकिन आप इस क्रेडिटर को जिसको कि 48,000 का पेमेंट करना है, उसको ये असेट्स कितने में बेच रहे हो, उसको ये असेट्स आप सेल कर रहे हो 48,000 में, मतलब एक तरीके से ये फर्म का प्रॉफिट हो गया। तो इस केस में क्या होगा, रियलाइजेशन के डीआर साइड जो ये 48,000 की एंट्री है, देखो ये एंट्री नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये एंट्री तो उसके लिए है जब क्रेडिटर को बैंक से पेमेंट किया है 48,000 का, लेकिन बैंक से तो पेमेंट ही नहीं किया, इसको तो ये असेट्स दे दी 36,500 की। तो एक तो ये क्रेडिटर वाली जो ये एंट्री है डीआर साइड, ये नहीं आएगी। और दूसरा क्या होगा, जो ये असेट्स को सेल करने पे जो ये 42,000 की अमाउंट रिसीव हुई थी फर्म को, एक ये एंट्री भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस असेट्स को अब बेचा थोड़ी ना है, इसको तो क्रेडिटर को दे दिया, तो ये 42,000 की अमाउंट भी नहीं आएगी। तो ना तो सीआर साइड एंट्री पास होगी इस 42,000 की, और ना ही इस क्रेडिटर की डीआर साइड 48,000 की एंट्री होगी, तो कोई एंट्री पास नहीं होती है। लेकिन देखो सपोज करो इस क्रेडिटर को जिसको कि 48,000 का पेमेंट करना है, इसको ये फिक्स असेट्स जो है 48,000 में
48,000 में सेल ना करके सपोज करो 37,000 में सेल की जाती है। मतलब ये एग्रीमेंट होता है कि फर्म जो है ये असेट्स इस क्रेडिटर को देगी और क्रेडिटर कितनी अमाउंट के लिए ले रहा है, 37,000 की अमाउंट पे। बाकी जो अमाउंट बची हुई है जो कि कितने की होगी, 11,000 की अमाउंट होगी, उसका क्या करेगी फर्म केस में पेमेंट कर देगी। तो देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसा होता कि फर्म जो ये 11,000 का पेमेंट कर रही है ना, ये यहां पर एंट्री आती, ये 48,000 नहीं आता यहां पर 11,000 आता। ठीक है, जितना भी केस दिया है इस क्रेडिटर को वही अमाउंट आती 11,000। और ये जो फिक्स असेट्स जो ये 42,000 पे शो कर रखी है सीआर साइड, ये यहाँ ये आती नहीं। क्यों? क्योंकि फर्म इसको सेल करके कोई अमाउंट रिसीव नहीं होगी, ये जो असेट्स है ये तो क्रेडिटर को दे दी गई है। तो देखो इस केस में आपने क्या किया, इस केस में सिर्फ एक ही एंट्री पास की और वो इस 11,000 की एंट्री पास की। मतलब आपने क्या किया, रियलाइजेशन को डीआर कर दिया 11,000 से और बैंक को क्या किया, सीआर कर दिया 11,000 से। तो देखो यही बात यहां पर हो रही है। जब इस तरह का केस होता है तो रियलाइजेशन देखो डीआर हो रहा है और जैसा कि उसमें मैंने बताया था 11,000 से होगा। ठीक है, और जो बैंक होगा वो सीआर होगा, वही सेम अमाउंट 11,000 से। लेकिन यहां पर देखो जो इसने ये एग्जाम्पल दिया है इसमें ये माना है कि जैसे कोई क्रेडिटर था 10,000 का, ठीक है, उसको क्या है ऑफिस का कोई इक्विपमेंट दे दिया गया और जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ फर्म और इस क्रेडिटर के बीच में ये हुआ कि क्रेडिटर 8,000 में लेने के लिए तैयार हो गया इस इक्विपमेंट को। ठीक है, तो अब क्रेडिटर को भाई 2,000 का और पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये 2,000 फर्म क्या करेगी, केस में पेमेंट कर देगी। तो ये केस में पेमेंट वाली एंट्री है। तो कितना पेमेंट किया, 2,000 का। तो फिर यहाँ पर क्या है, 11,000 के बजाय 2,000 आएगा। तो रियलाइजेशन 2,000 से डीआर हो जाएगा, बैंक सीआर हो जाएगा सेम अमाउंट 2,000 से। तो मतलब ऐसे केसों में क्या होता है, जितनी भी एडिशनल अमाउंट इस क्रेडिटर को ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वालों को देनी होती है ना, उतनी अमाउंट से क्या करते हैं, रियलाइजेशन डीआर हो जाता है और बैंक सीआर होगा। तो अब देखो इसमें भी एक सीधी सी बात तो है भाई, 2,000 का पेमेंट कर रही है फर्म, तो फर्म का बैंक बैलेंस 2,000 से डिक्रीज होगा, ये तो कंफर्म हो गया कि ये तो सीआर होगा। तो बस रियलाइजेशन डीआर कर दो और सेम अमाउंट से कर दो 2,000 से जो भी अमाउंट है। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो इसने जस्ट रिवर्स कंडीशन दी है। कहने का मतलब अगर किसी क्रेडिटर को या किसी एक्सटर्नल लाइबिलिटी वाले को जितना भी पेमेंट करना है उससे ज़्यादा की असेट्स आप उसे दे देते हो, और उन दोनों के बीच में फर्म और इस क्रेडिटर के बीच में एग्रीमेंट भी यही हो जाता है, मतलब कि ये ज़्यादा की अमाउंट के लिए वो मतलब क्रेडिटर एक्सेप्ट कर लेता है ज़्यादा की अमाउंट को। तो जितनी भी एडिशनल अमाउंट इस क्रेडिटर के पास गई है भाई उतना ही पैसा ये फर्म को वापस देगा। तो उसके लिए एंट्री किस तरीके से की जाती है, बैंक डीआर हो जाता है इस एडिशनल अमाउंट से, और रियलाइजेशन जो मतलब एडिशनल अमाउंट मतलब वो जितनी अमाउंट ये वापस देगा फर्म को उतनी अमाउंट से, और रियलाइजेशन अकाउंट जो होगा वो सीआर हो जाएगा सेम अमाउंट से। तो देखो इसके लिए ये इल्यूस्ट्रेशन फर्स्ट का जो ये रियलाइजेशन अकाउंट हमने देखा था, मैं इसी के बेस पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे देखो फर्म के जो क्रेडिटर थे वो 48,000 के थे। सपोज करो ये एक ही क्रेडिटर है 48,000 का, ठीक है, और फर्म के पास जो फिक्स असेट्स थी वो 36,500 की थी। अब सपोज करो इस क्रेडिटर को ये जो फिक्स असेट्स है ये 50,000 में दे दी जाती है और 50,000 में ये क्रेडिटर लेने के लिए तैयार भी हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि इस क्रेडिटर को तो ज़्यादा पेमेंट कर दिया, 48,000 का करना था और 50,000 का कर दिया 2,000 का, मतलब 2,000 ये वापस पेमेंट करेगा फर्म को। तो देखो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो बैंक कम हुआ था क्रेडिटर की वजह से 48,000 से, ये एंट्री नहीं आएगी यहाँ पर, ये 48,000 की आइटम नहीं आएगी यहाँ पर। और जो ये सीआर साइड फिक्स असेट्स को 42,000 पे शो किया भाई, ये भी नहीं आएगा क्योंकि आपने मार्केट में सेंड नहीं किया इसको और कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ, ये तो क्रेडिटर को दे दी फिक्स असेट्स तो इस वजह से ये आएगा नहीं। लेकिन इस क्रेडिटर जब ये 2,000 का पेमेंट करेगा फर्म को तो उसकी वजह से फर्म का बैंक बैलेंस डीआर होगा और रियलाइजेशन सीआर हो जाएगा। तो मतलब ये 2,000 की जो एंट्री होगी यहाँ देखो बैंक आ जाएगा, ठीक है, ये सीआर साइड, और अमाउंट जो आ जाएगी वो 2,000 की आ जाएगी।
तो बैंक डीआर हो जाएगा और रियलाइजेशन जो होगा वो सीआर हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर यही बात बोली है, बैंक डीआर हो गया, रियलाइजेशन सीआर हो जाएगा। तो अपने केस में क्या होगा, जैसे कि 2000 से हो जाएगा, ये क्रेडिटर 2000 वापस पेमेंट करेगा फर्म को, इस वजह से फर्म का जो केस होगा वो 2000 से इंक्रीज हो जाएगा और जो रियलाइजेशन होगा वो 2000 से सीआर हो जाएगा। अब देखो 8 नंबर का पॉइंट देखते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो जैसे कि देखो ऑलरेडी अपन को ए नंबर का पॉइंट देखते हैं, ऑलरेडी हमें पता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो होते हैं जैसे किसी असेट्स को आप सेल कर रहे हो तो उस सेलिंग में एडिशनल जो खर्चा करना पड़ा ना फर्म को, वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। ऐसे ही जैसे कि किसी आउटसाइडर लाइबिलिटी वाले को अगर पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए जो एडिशनल केस फर्म पे एडिशनल केस का जो खर्चा करेगी फर्म, वो क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये किस तरीके से होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर होता है और बैंक सीआर हो जाएगा। मतलब ये जितनी भी अमाउंट एक्सपेंसेस में गई है फर्म की, उस अमाउंट से ये हो जाएगा। जैसे कि देखो जिस फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है उसके पास एक मशीनरी थी जिसकी की जो वैल्यू है वो 10,000 की है, ठीक है, और इसको सेल करने के लिए एडिशनल जो खर्चा हुआ, सपोज करो वो 500 का एडिशनल एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, मतलब ये पे कर देती है फर्म। तो ये क्या है, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। अब इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, इसकी एंट्री देखो ये वाली होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर हो जाएगा 500 की जो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उस अमाउंट से, और बैंक सीआर होगा 500 से। भाई सीधी सी बात है, फर्म पेमेंट कर रही है 500 का, तो फर्म का बैंक बैलेंस कम होगा, ये तो कंफर्म है 500 से। तो बस आप रियलाइजेशन को जस्ट रिवर्स कर दो, मतलब डीआर कर दो और सेम अमाउंट से कर दो 500 से। बी नंबर का पॉइंट देखते हैं, जब देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म पे ना करके पार्टनर पे करता है, मतलब पार्टनर अपनी जेब से पैसा दे रहा है इस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, तो उस केस में जनरल में एंट्री किस तरीके से पास की जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर होता है और पार्टनर की जो कैपिटल होती है वो सीआर हो जाती है। तो देखो जैसा मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया था कि मशीनरी थी 10,000 की और उसको सेल करने के लिए एडिशनल 500 का खर्चा करना पड़ा फर्म को, ठीक है। अब सपोज करो ये 500 फर्म पे ना करके कोई फर्म का पार्टनर है ए, वो पे करता है, तो उस केस में देखो ये वाली जनरल की एंट्री पास की जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होगा वो डीआर होगा 500 की अमाउंट से, और जो पार्टनर ए है उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 500 से, क्योंकि ये पैसा उसने अपनी जेब से दिया है। तो भाई सीधी सी बात है, वो अपनी जेब से दिया है तो वो ये पैसा किससे लेगा, फर्म से ही लेगा, इसीलिए इसकी कैपिटल क्या होगी 500 से इंक्रीज हो जाएगी। और फिर जब सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे लास्ट में, तो इसकी जो कैपिटल होगी वो 500 से इंक्रीज हुई होगी, मतलब एडिशनल 500, मतलब ये 500 भी उसमें ऐड होंगे और ये पेमेंट फिर फर्म इस पार्टनर को करेगी। तो क्या होता है, अल्टीमेटली जो अकाउंट बनते हैं कैपिटल के वहाँ ये एडजस्ट हो जाते हैं, तो ये उतनी ही 500 की ये एडिशनल अमाउंट फिर फर्म लास्ट में पे करेगी इस पार्टनर को। तो देखो आप इन दोनों एंट्रीज को कंपेयर करो, जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म खुद पे करती है तो उसका बैंक बैलेंस जो होता है वो कम हो जाता है, लेकिन अगर कोई पार्टनर कम कर रहा है तो फर्म का बैंक बैलेंस कम नहीं होता, क्योंकि पैसा तो पार्टनर की जेब से गया है, इसीलिए पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब रियलाइजेशन दोनों में ही डीआर होता है, ये कंफर्म है। और जो सीआर होता है वो एक में बैंक होता है, और अगर पार्टनर पैसा दे रहा है तो पार्टनर से की जो कैपिटल होगी वो सीआर होगी। अब देखो सी नंबर का पॉइंट देखते हैं, जब कोई भी फर्म का जो पार्टनर होता है वो इस चीज के लिए एग्री हो जाता है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो पार्टनर ही करेगा, फर्म को करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें भी देखो इसने क्या कंडीशन दी है, पहले नंबर की फर्स्ट नंबर की कंडीशन कि एग्रीमेंट तो हो गया कि पेमेंट कौन करेगा, पार्टनर करेगा, लेकिन जब एक्चुअल में पेमेंट की बारी आती है तो वो पार्टनर पेमेंट नहीं करता, बल्कि इस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट फर्म खुद ही कर देती है। तो उस केस में कौन सी जनरल में एंट्री पास होगी, देखो ये वाली होगी, पार्टनर की कैपिटल जो होगी वो डीआर हो जाएगी और जो बैंक अकाउंट होगा वो सीआर हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो किसी फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, और उसके जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो 10,000 के हैं, और इस फर्म का कोई पार्टनर है ए, और वो ये बोलता है कि ये जो 10,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं ये मैं पे कर दूंगा, फर्म को पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
और इसके लिए अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात है, अब आप लोग ये पूछोगे भाई वो नुकसान क्यों उठाएगा ये पार्टनर ए, उसको क्या मिलेगा, वो अपनी जेब से पैसा क्यों दे रहा है। तो दरअसल वो ऐसे नहीं होता, इसके लिए भी एग्रीमेंट होता है फर्म और पार्टनर के बीच में, जो भी ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रहा है इसके लिए भी फर्म क्या करती है, उस पार्टनर को कुछ ना कुछ पेमेंट करती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऐसे तो पार्टनर को नुकसान हो जाएगा, अब वो अपनी जेब से पैसा क्यों देगा। तो जैसे कि सपोज करो जो एग्रीमेंट हुआ है फर्म और ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने वाला जो पार्टनर ए है, उसके बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि जो फर्म है इसके लिए इस पार्टनर को 12,000 का पेमेंट करेगी। ठीक है, तो ए क्या बोलता है, ठीक है आप मुझे 12,000 दे दो और ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 10,000 के ये मैं पे कर दूंगा, ये फर्म को पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एग्रीमेंट होते हैं। अब इसके लिए फर्म क्या कर सकती है, हो सकती है ये 12,000 का केस में पेमेंट कर दे, या ये भी हो सकती है कि वो उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर दे 12,000 से, तो वो दोनों में से किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट हो जाते हैं। तो देखो इस केस में क्या करना था, ये एग्रीमेंट हो गया, चलो ठीक है कि जो फर्म जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो ए पे करेगा, ये जो 10,000 के है। ठीक है, इसके लिए फर्म ए को कितना दे रही है, 12,000 की अमाउंट पे करेगी। ठीक है, ये एग्रीमेंट हो जाता है। लेकिन जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के पेमेंट की बारी आई तब ए ने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट किसने किया, फर्म ने पेमेंट किया। तो फर्म पेमेंट कर रही है, तो इससे तो इसकी वजह से देखो क्या एंटी होगी, इसकी वजह से ये वाली एंटी पास की जाएगी। ए की जो कैपिटल होगी वो 10,000 से डिक्रीज हो जाएगी, और फर्म पे कर रही है, भाई फर्म पे कर रही है तो फर्म का पैसा कम हो जाएगा 10,000 से, इसलिए फर्म का जो बैंक बैलेंस होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा 10,000 से। क्योंकि आप खुद देखो इसका करने का रीजन क्या होता है, भाई फर्म ऑलरेडी 12,000 पे कर चुकी है ए को। ठीक है, अब वो और ये 12,000 किस चीज के लिए पे की है, इसी चीज के लिए तो पे की है ताकि उसको ये 10,000 का पेमेंट नहीं करना पड़े। अब अगर ये 10,000 का पेमेंट कर रही है तो ये पैसा ये ए से ही तो वसूलेगी, क्योंकि इसको पेमेंट करने की जो जिम्मेदारी थी वो तो ए की थी, तो इसलिए ये पैसा भी जो है फर्म ए से ही वसूल करेगी। इसी वजह से क्या करेगी, फर्म ए की कैपिटल को डिक्रीज कर देगी 10,000 से, और फर्म पैसा दे रही है, इस वजह से जो बैंक बैलेंस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा 10,000 से। मतलब देखो कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल जाता है जनरल में एंट्री करने का, आप बस थोड़ा सा लॉजिक दौड़ाओ और आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि पेमेंट हुआ है, फर्म ने पेमेंट किया है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि बैंक तो डिक्रीज होगा, तो बैंक को तो सीआर करना पड़ेगा 10,000 से, ये कंफर्म हो गया। और सीधी सी बात है, ए को पेमेंट करना था, ए ने पेमेंट नहीं किया, तो भैया ये पैसा तो ए से ही वसूल किया जाएगा, तो ए की कैपिटल जो होगी वो डीआर हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं देखो हिंट मिल जाता है कि आपकी एंट्री गलत है या सही है। अब देखो सेकंड नंबर की कंडीशन में ये क्या बोल रहा है कि जो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, ये जिस भी पार्टनर ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली, रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, ठीक है, अगर वो पार्टनर खुद ही पे कर देता है इस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि देखो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था वही लेता हूं मैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो थे वो देखो 10,000 के थे, ए अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं पेमेंट कर दूंगा, आप तो मुझे 12,000 का पेमेंट कर देना। ठीक है, तो 12,000 का पेमेंट फर्म कर देगी, इसके रिगार्डिंग एंट्री हो जाएगी इस 12,000 के रिगार्डिंग। और जब जैसे पेमेंट करना है ये 10,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, जिसकी अमाउंट 10,000 है, और ए ही पेमेंट करता है, तो कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। एंट्री तो सिर्फ इस 12,000 की एंट्री होगी जिसकी की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी होगी, क्योंकि फर्म और ये ए के बीच में एग्रीमेंट ही यही हुआ है कि ये 10,000 का जो पेमेंट है वो ए ही करेगा, तो एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो ये नोट में क्या बोल रहा है कि जैसे फर्म और पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि जो पार्टनर है वो पेमेंट करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, और क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है, तो यही माना जाएगा कि जो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट जो है वो पार्टनर ने ही किया है, फर्म ने नहीं किया। मेरा कहने का मतलब जैसे इस केस में जो पहले अभी मैंने बताया था, जैसे जो एग्रीमेंट हुआ था कि ए पेमेंट करेगा, और क्वेश्चन में फिर ये नहीं दिया हुआ कि एक्चुअल में इस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया किसने, तो इस केस में यही माना जाएगा कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जो पेमेंट है जो कि 10,000 का है, ये पेमेंट ए ने ही किया है, ना कि फर्म ने किया है। अब देखो 9th नंबर का पॉइंट देखते हैं, तो इसमें देखो ये क्या बोल रहा है
इसमें ये ऐसे बोल रहा है कि जैसे सपोज करो जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उस समय जैसे कि कोई पार्टनर ऐसे बोलता है कि ये फर्म की जो असेट्स है ना वो मैं बेच दूंगा, ठीक है, आप तो इसके लिए मेरे को 20,000 दे देना या 50,000 दे देना, मतलब जो भी एग्रीमेंट होता है, मतलब मार्केट में मैं सेल कर दूंगा, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप तो मुझे इतनी अमाउंट दे देना इसके लिए। तो वो रेम्यूनरेशन हो गया, एक तरीके से पारिश्रमिक हो गया उसका। या फिर मान लो कि जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है उन लाइबिलिटी के लिए कोई पार्टनर अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि ठीक है इनका मतलब लाइबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया अगर पार्टनर, तो उसके लिए भी क्या है वो कुछ ऐसे बोलता है कि आप तो मुझे इतनी अमाउंट दे देना, ये सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी मैं पे करवा दूंगा। लेकिन देखो आप एक चीज ध्यान रखो, अब इसमें भी कुछ कंडीशन बन सकती है। ये पेमेंट का पैसा आएगा कहाँ से? जैसे कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी को अगर पेमेंट करना है तो ये पेमेंट देगा कौन? तो ये हो सकता है कि वो पार्टनर दे, या हो सकता है कि पैसा तो फर्म ही देगी, लेकिन काम कौन करेगा? पार्टनर करेगा। जो भी इस चीज के लिए एग्री हो रहा है वो पार्टनर करेगा, सारे सेटलमेंट जो भी करने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये अमाउंट जो होती है डिसाइड होती है। ये आगे क्वेश्चन देखेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो इस केस में क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर हो जाता है और पार्टनर की जो कैपिटल होती है वो इंक्रीज हो जाती है इस रेम्यूनरेशन की अमाउंट से। जैसे कि सपोज करो फर्म जिसका कि डिसोल्यूशन हो रहा है उसके पास काफ़ी सारी असेट्स है, उसमें से दो जो असेट्स है, एक तो मशीनरी है जिसकी की वैल्यू 6,000 है और स्टॉक जिसकी की वैल्यू 8,000 की है। कोई फर्म का जो पार्टनर है वो ए है, वो सपोज करो जो पार्टनर है ए, वो ये बोलता है फर्म को कि इन दोनों को, मशीनरी और स्टॉक को, मैं सेल कर दूंगा, ठीक है, आप तो बस मुझे 2,000 का पेमेंट कर देना। तो इसके रिगार्डिंग देखो कौन सी एंट्री होगी, रिवेल्वेशन जो अकाउंट होगा वो डीआर हो जाएगा 2,000 से, और जो ए की कैपिटल होगी वो इंक्रीज हो जाएगी 2,000 से। हालांकि देखो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि उसको केस में पेमेंट कर दिया जाए। अगर केस में पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर एस कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, फिर यहाँ पर केस या बैंक का अकाउंट आएगा, क्योंकि केस या बैंक जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा 2,000 से। तो ये केस या बैंक की एंट्री आएगी। अब देखो 10 नंबर का देखते हैं कि सपोज करो जैसे कि कोई असेट्स थी और असेट्स को आपने बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ है, ठीक है, इंक्लूडिंग गुडविल। तो देखो एक्चुअल में गुडविल ही नहीं, ये कोई इंटेंजिबल असेट्स जो दूसरी है वो भी हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि गुडविल ही हो। तो कोई असेट्स थी जिसको कि आपने बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ, ठीक है, तो जब आप उसको सेल करते हो और मतलब पैसा रिसीव होता है सेल करने पे, तो उसकी एंट्री किस तरीके से पास होगी? तो देखो बैंक डीआर हो जाएगा जितनी भी अमाउंट मिलेगी उससे, और जो ये रियलाइजेशन अकाउंट सीआर हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे फर्म के पास एक मशीनरी थी जिसकी की जो वैल्यू थी 6,000 की थी, और इस मशीनरी को बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ था, ठीक है, और इसको जब मार्केट में सेल किया तो 4,000 की अमाउंट रिसीव हुई फर्म को। तो उसके रिगार्डिंग देखो जनरल में ये वाली एंट्री जो होगी पास की जाएगी। भाई 4,000 की अमाउंट रिसीव हो रही है तो फर्म का बैंक बैलेंस 4,000 से इंक्रीज हो जाएगा, और जो ये रिवेल्वेशन अकाउंट है, सॉरी, ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये सीआर हो जाएगा सेम अमाउंट 4,000 से। अब देखो आपको इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है कि आप सोचो कि ये मशीनरी तो बैलेंस शीट में शो ही नहीं की हुई है। तो भाई सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना होगा जैसे अपन नॉर्मली करते थे, ठीक है। ट्रांसफर नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान देने वाली है, सिर्फ उसके पेमेंट की एंट्री की जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखो सिर्फ पेमेंट की एंट्री ही की गई है जो कि 4,000 से हुई है, ना कि 6,000 से हुई है, तो ये ट्रांसफर वाली एंट्री नहीं होती है। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का सेटलमेंट कैसे होता है, मतलब कोई ऐसी लाइबिलिटी जो कि आपने बैलेंस शीट में शो नहीं की भी, उसके रिगार्डिंग कौन सी जनरल में एंट्री पास होगी। तो देखो जैसा अपन ने ये पीछे अभी डिस्कस किया ना अनरिकॉर्डेड असेट्स के लिए, ये बिल्कुल वैसा ही है, बस रिवर्स चीज है। वहां पर क्या हो रहा था, फर्म के पास पैसा आ रहा था इसलिए बैंक डीआर हो रहा था, और यहाँ पर क्या होगा, भाई लाइबिलिटी है तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो फर्म के पास पैसा जा रहा है तो पैसा जाएगा तो बैंक क्या होगा, सीआर होगा। तो देखो बैंक सीआर हो जाता है और जस्ट रिवर्स क्या होगा, रियलाइजेशन हो जाएगा, मतलब रियलाइजेशन डीआर हो जाएगा सेम अमाउंट से। जैसे कि आप सपोज करो कि फर्म के पास क्रेडिटर्स हैं, मतलब डिसोल्यूशन के टाइम पता चला कि फर्म के पास
7,000 के क्रेडिटर्स है जिनको कि बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ, तो और 7,000 का जैसे इन क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किया जाता है, सपोज करो वो 6,000 का पेमेंट किया जाता है, तो ये 6,000 आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर भी 6,000 आएगा। तो इस केस में देखो ये वाली जर्नल की एंट्री पास की जाएगी। जो रियलाइजेशन अकाउंट होगा वो डीआर हो जाएगा 6,000 से, और भाई फर्म पेमेंट कर रही है 6,000 का, इसीलिए फर्म का बैंक बैलेंस 6,000 से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो ये एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये जितनी भी एंट्री हम पास कर रहे हैं हमें ये ध्यान रखना है कि सीआर डीआर जो भी आप कर रहे हो कितने अमाउंट से हो रहा है। ज्यादातर में जिस भी अमाउंट पे आप पेमेंट कर रहे हो किसी क्रेडिटर को उस अमाउंट से होता है, या मशीनरी को जिस भी अमाउंट पे सेल कर रहे हो उस अमाउंट से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस अमाउंट से सीआर या डीआर करना है। अब देखो 12 नंबर का देखते हैं। जब ये सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं, मतलब असेट्स और लायबिलिटी के रिगार्डिंग जो 11 तक जो अभी तक अपन ने डिस्कस किए, जब ये सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं फिर देखो इस अकाउंट का बैलेंस देखा जाता है कि इस अकाउंट का बैलेंस, इस रियलाइजेशन अकाउंट का, इस रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस सीआर है या डीआर है। अगर इसका बैलेंस सीआर आता है तो वो प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, और उस प्रॉफिट को क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि ए नंबर के इस पॉइंट में इसने प्रॉफिट ही कंसीडर किया है, मतलब कि इसने इस अकाउंट का सीआर बैलेंस माना है। तो उसमें क्या होता है, तो देखो रियलाइजेशन जो अकाउंट होता है वो डीआर हो जाता है उतनी ही अमाउंट से जितनी अमाउंट से इसका सीआर बैलेंस है। तो इस वजह से ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और किस तरीके से इंडिविजुअली एंट्री पास की जाती है, जैसे कि देखो जो हमने इलस्ट्रेशन फर्स्ट सोल्व किया था मैं उसका एग्जांपल आपको दूंगा। तो देखो इसमें जो रियलाइजेशन अकाउंट मैंने आपको समझाया था वो उसके बेस पे मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से होगा। तो देखो जब सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं, मतलब जो भी एंट्री पास करनी होती है रिगार्डिंग इस रियलाइजेशन अकाउंट के, वो करने के बाद में आप देखो इसके सीआर साइड का आप टोटल देखो कितना है, 1,17,925, और डीआर साइड का टोटल देखो। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, मैं ट्रांसफर की एंट्री की बात नहीं कर रहा होता हूं कभी भी, क्योंकि ये तो बैलेंसिंग फिगर होता है। तो इस ट्रांसफर की एंट्री को छोड़ के, मतलब कि यहां से लेके यहां तक की जो आइटम्स है इनका आप टोटल करो, कितना आएगा, 1,15,000 का आएगा। तो अब आप देखो इस अकाउंट का सीआर बैलेंस है या डीआर, 1,17,925 माइनस 1,15,000, तो क्या आया, ये 2,925। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है कंपेयर टू 1,15,000 जो कि डीआर साइड का टोटल है। तो मतलब इसका सीआर बैलेंस है कितनी अमाउंट से, 2,925 की अमाउंट से। तो ये प्रॉफिट को डिनोट करेगा क्योंकि सीआर बैलेंस है। तो देखो ये 2,925 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन पार्टनर्स में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जिसकी वजह से इनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो इस अकाउंट को देखने से क्या पता चल रहा है कि जब प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन की डीआर साइड जो होती है वो एंट्री पास की जाती है, ठीक है, और पार्टनर्स की कैपिटल सीआर की जाती है। तो ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर किया और पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो सीआर की इंडिविजुअली। अब बी नंबर का पॉइंट देखते हैं, जब लॉस हो जाता है तो किस तरीके से एंट्री पास की जाती है। तो देखो लॉस होने में क्या किया जाता है, पार्टनर्स की कैपिटल को इंडिविजुअली डीआर कर दिया जाता है, मतलब डिक्रीज कर दिया जाता है, और रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है वो सीआर कर देते हैं। तो देखो जैसे अभी मैंने पीछे ही एग्जांपल लिया वही एग्जांपल मैं वापस लेता हूँ। तो सपोज करो जैसे कि इस रियलाइजेशन अकाउंट का जो सीआर बैलेंस जो है वो ये 1,17,925 नहीं है, आप सपोज करो इसका जो ये टोटल आ रहा है ये 1 लाख का ही है, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या होगा, इसका डीआर साइड कितना है, 1,15,000 का, सीआर साइड कितना है, 1 लाख का। तो मतलब इसका डीआर साइड ज्यादा है, कितनी अमाउंट से, 15,000 की अमाउंट से ज्यादा है। तो ये क्या है, ये डीआर बैलेंस तो लॉस को इंडिकेट करेगा, और इस लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को सीआर करेंगे और पार्टनर्स की कैपिटल को डीआर करेंगे। तो देखो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो ट्रांसफर की एंट्री है ना,
ये ट्रांसफर की एंटी डीआर साइड ना आकर के सीआर साइड आएगी। क्यों? क्योंकि ये तो लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से जो सुप्रिया की जो कैपिटल होगी वो भी डिक्रीज होगी और जो ये मोनिका की कैपिटल भी डिक्रीज होगी और इन दोनों का जो टोटल होगा वो 15,000 होगा। और फिर इस 15,000 के होने की वजह से जो ये सीआर साइड का जो टोटल जो कि पहले 1 लाख था इंक्रीज होकर के 1,15,000 हो जाएगा। और इससे क्या होगी, ये रियलाइजेशन अकाउंट के दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, 1,15,000 और ये भी सीआर साइड भी 1,15,000। इससे क्या होगा, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। मतलब लॉस की कंडीशन में क्या करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल डीआर करते हैं। तो ये देखो डीआर की पार्टनर्स की कैपिटल और ये रियलाइजेशन इसकी वजह से क्या हो रहा है, सीआर हो रहा है। तो ये देखो पार्टनर्स की कैपिटल डीआर हुई, रियलाइजेशन सीआर हुआ। 13 नंबर का पॉइंट। तो देखो जब किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उसका सेटलमेंट किस तरीके से होता है। तो देखो पहली चीज तो ये पीछे रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में जो डिस्कस किया था, आप उसमें देखो पार्टनर्स के लोन अकाउंट कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं, ठीक है, उनको डायरेक्टली पेमेंट कर दिया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, सॉरी देखो मैं ये उल्टा बोल गया, ये एक्चुअल में जो लोन दिया है वो फर्म ने दिया है और किसको दिया है, पार्टनर को दिया है। तो ये जो पार्टनर है, ये पार्टनर फर्म के लिए एक तरीके से डेप्टर हो गया, ठीक है। तो मतलब पार्टनर पेमेंट करेगा फर्म को, तो उसकी एंट्री किस तरीके से की जाएगी भाई, जब पेमेंट करेगा तो फर्म का जो बैंक होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक डीआर हो जाएगा और लोन टू पार्टनर्स अकाउंट जो होगा वो सीआर हो जाएगा। एक तरीके से ये मान लो कि ये डेप्टर है, डेप्टर के अकाउंट को आप सीआर कर रहे हो, मतलब असेट्स में असेट जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। जैसे कि सपोज करो फर्म के डिसोल्यूशन से पहले फर्म का एक पार्टनर है ए को लोन दिया था 10,000 का, तो एक तरीके से ये डेप्टर हो गया फर्म के लिए, ठीक है। तो लोन टू ए, तो इसके लिए देखो उस समय जो एंट्री पास की गई वो ये वाली एंट्री पास की गई होगी, लोन टू ए अकाउंट डीआर किया। एक तरीके से ये मान लो जैसे कि ये डेप्टर का अकाउंट है, मतलब डेप्टर को आपने डीआर कर दिया 10,000 से, और भाई फर्म ने पैसा दिया है इस पार्टनर को, तो फर्म का पैसा कम होगा, 10,000 से ही बैंक बैलेंस जो होगा वो कम हो जाएगा। अब फिर क्या है, जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा था तब ये क्या करेगा, वापस पेमेंट करेगा फर्म को जो ये लोन लिया हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग जो जनरल में एंट्री पास होगी वो देखो ये वाली होगी, भाई ये वापस पैसा देगा फर्म को, तो फर्म का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा 10,000 से और लोन टू ए अकाउंट जो होगा वो सीआर हो जाएगा 10,000 की अमाउंट से, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, बैंक अकाउंट डीआर होता है और पार्टनर का जो लोन का अकाउंट है वो सीआर होता है। तो देखो यही एंट्री इसने यहाँ पर की है, बैंक अकाउंट डीआर किया, लोन टू पार्टनर के अकाउंट को सीआर किया। अब देखो जो ये 13 नंबर की जो एंट्री है, ये जस्ट इसकी जो रिवर्स एंट्री है वो ये 16 नंबर की है। तो मैं ये पहले 16 नंबर की जो एंट्री है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा और 14, 15 को बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि देखो 13 में क्या किया था, फर्म ने लोन दिया था पार्टनर को, यहां पर उल्टा है, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, फर्म पेमेंट करेगी पार्टनर को, तो उसकी एंट्री किस तरीके से होगी भाई, फर्म जब पेमेंट करेगी तो फर्म का बैंक बैलेंस तो कम हो जाएगा ना, इसी वजह से जो बैंक अकाउंट जो होगा वो सीआर हो जाएगा, ठीक है। और पार्टनर का जो लोन का अकाउंट था वो डीआर कर देंगे, जिसकी वजह से ये अकाउंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, मतलब पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डीआर कर दो और बैंक अकाउंट को सीआर कर दो। जैसे कि सपोज करो कि फर्म का एक पार्टनर है ए और फर्म के डिसोल्यूशन से पहले ए ने क्या किया, फर्म को लोन दिया 6,000 का, ठीक है। तो जब ये लोन देगा तो उसकी एंट्री देखो इस तरीके से पास की जाएगी, फर्म का जो बैंक बैलेंस होगा वो 6,000 से इंक्रीज हो जाएगा और फर्म के लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 6,000 से, तो ये लाइबिलिटी सीआर कर देंगे, तो ये इंक्रीज हो गई फर्म की लाइबिलिटी 6,000 से। और फिर जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा था तब क्या किया, ये फर्म वापस पेमेंट करेगी इस ए के लोन को, मतलब ए को पैसा देगी 6,000 का, तो इसकी वजह से क्या होगा, फर्म का बैंक बैलेंस कम होगा 6,000 से, तो ये देखो बैंक जो होगा वो सीआर हो जाएगा 6,000 से और ये लोन के अकाउंट जो होगा डीआर हो जाएगा 6,000 से, जिसकी वजह से ये अकाउंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा।
मतलब ऐसे केस में क्या करते हैं, जो भी लाइबिलिटी है उस लाइबिलिटी के अकाउंट को डीआर करते हैं और बैंक या केस को क्या करते हैं, सीआर करते हैं। तो ये देखो, ये लाइबिलिटी तो है पार्टनर का लोन, तो इसको डीआर किया और बैंक या केस को क्या करते हैं, सीआर करते हैं। 17 नंबर का पॉइंट, सॉरी 17 से पहले देखो ये 14 नंबर का पॉइंट देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम के समय फर्म के पास जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, जो कि जैसे कि फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व, तो देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जनरल रिजर्व हो, वो और कुछ भी हो सकता है बिल्डिंग के लिए आपने बिल्डिंग का फंड बनाया हो, या फिर कैपिटल रिजर्व हो, या फिर P&L का सीआर बैलेंस हो। तो इस तरह के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के कुछ भी हो सकता है, वो बस वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो। तो उस प्रॉफिट के रिगार्डिंग जनरल में एंट्री किस तरीके से की जाएगी, वो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अकाउंट है, जैसे इस केस में जनरल रिजर्व को कंसीडर किया है, तो उस अकाउंट को डीआर करेंगे, जिससे ये अकाउंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। और पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इंडिविजुअली। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम में फर्म की बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व में अमाउंट शो हो रखी है वो 20,000 की है, ठीक है। तो इस 20,000 को डिसोल्यूशन के टाइम पे इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो जनरल में एंट्री पास की जाएगी वो देखो ये वाली होगी। जनरल रिजर्व के अकाउंट को डीआर करेंगे 20,000 से, जिससे ये अकाउंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। और हाँ, एक चीज और, ये दो पार्टनर है फर्म के ए बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 का है। तो इसी वजह से क्या होगा, ए और बी दोनों की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 1:1 की रेशियो में, मतलब ए की कैपिटल भी 10,000 से, बी की भी 10,000 से, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखो ये 15 नंबर का पॉइंट देखते हैं कि फिक्टिशियस असेट्स के रिगार्डिंग किस तरीके से एंट्री पास की जाती है। तो देखो पहली चीज तो हम सबको पता है कि फिक्टिशियस असेट्स को सेल करने पे कोई अमाउंट रिसीव नहीं होती, क्योंकि वो फिक्टिशियस काल्पनिक होती है, ठीक है। जैसे P&L का डीआर बैलेंस, या फिर कंपनी के रेफरेंस में अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स, ये क्या होते हैं, ये एक तरीके से फिक्टिशियस असेट्स की कैटेगरी के अंदर ही माने जाते हैं। या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं ये फिक्टिशियस असेट्स की कैटेगरी के ही होते हैं, क्योंकि इनको सेल करने से कोई अमाउंट जो होती है वो रिसीव नहीं होती है। तो ये लॉस हो गए, तो इस लॉस को पार्टनर्स में क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो लॉस को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डीआर कर देते हैं और फिक्टिशियस असेट्स को सीआर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इस फिक्टिशियस असेट्स का जो अकाउंट होगा वो क्लोज हो जाएगा। जैसे कि देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा था तब फर्म की बैलेंस शीट में असेट साइड में P&L का अकाउंट था। अगर ये असेट साइड में है तो आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब इसका डीआर बैलेंस है, और ये फिक्टिशियस असेट्स को ही डिनोट करता है, और इसका जो अमाउंट है वो 10,000 की है। तो ये लॉस हो गया, ठीक है। और फर्म के दो पार्टनर है ए बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 का है, तो इस लॉस को 1:1 की रेशियो में ए बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो ए और बी दोनों की कैपिटल जो होगी 5,000 से डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डीआर कर देंगे, और P&L को सीआर करेंगे 10,000 से, जिसकी वजह से ये अकाउंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। अब देखो 17 नंबर का ये पॉइंट देखते हैं, पार्टनर का के जो अकाउंट होते हैं उनका सेटलमेंट किस तरीके से होता है। तो देखो जैसे डिसोल्यूशन के टाइम में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट कर दिए जितने भी करने थे, और करने पे पता चला कि जैसे किसी एक पार्टनर का या एक से ज़्यादा पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो सीआर बैलेंस ना होकर के डीआर बैलेंस है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ कि उसको पेमेंट करना पड़ेगा फर्म को। तो मतलब कि इन पार्टनर्स का जितना भी डीआर बैलेंस होगा उतनी अमाउंट ये लोग लेके आएंगे और फर्म को देंगे उतना पैसा। तो देखो इसके रिगार्डिंग किस तरीके से एंट्री की जाएगी, भाई जितना भी ये पैसा लेके आएंगे उस अमाउंट से क्या होगा, फर्म का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट जो होगा वो डीआर हो जाएगा, और पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो सीआर हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म में दो पार्टनर है ए बी, और इनके कैपिटल अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, और होने के बाद में ए का जो कैपिटल अकाउंट है वो 5,000 से सीआर बैलेंस शो कर रहा है। मतलब फर्म जो है इस ए को 5,000 का पेमेंट करेगी,
और बी का जो अकाउंट है सारे एडजस्टमेंट के बाद में 7,000 का डीआर बैलेंस शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बी 7,000 की अमाउंट लेके आएगा और फर्म को देगा। तो इसके रिगार्डिंग जर्नल में कैसे एंट्री पास की जाएगी, देखो ये वाली की जाएगी। भाई 7,000 की अमाउंट लाएगा तो फर्म का बैंक बैलेंस 7,000 से इंक्रीज हो जाएगा और बी का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो सीआर हो जाएगा 7,000 से, जिसकी वजह से ये अकाउंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। अब देखो ये नीचे वाली एंट्री देखते हैं, तो जैसे ये 17 नंबर का जो पॉइंट देगा इसमें तो क्या था, डीआर बैलेंस था। ये जस्ट रिवर्स कंडीशन है, कहने का मतलब कि सारे एडजस्टमेंट के बाद में अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सीआर बैलेंस शो करता है, मतलब कि फर्म पेमेंट करेगी ऐसे पार्टनर्स को जितने भी अमाउंट से इनका कैपिटल अकाउंट सीआर बैलेंस शो कर रहा है उतना पेमेंट करेगी। तो इसके रिगार्डिंग जनरल में एंट्री किस तरीके से की जाएगी, भाई फर्म देखो अगर पेमेंट करेगी तो फर्म का बैंक बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसलिए बैंक सीआर हुआ है। और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, इंडिविजुअली डीआर कर देंगे, जिससे कि इनके कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। जैसा कि देखो अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, इसमें मैंने ये कहा था कि एक ही जो सारे एडजस्टमेंट के बाद में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो 5,000 का सीआर बैलेंस है। तो इसके रिगार्डिंग देखो कैसे एंट्री की जाएगी, तो देखो ये वाली जनरल में एंट्री पास की जाएगी। ए का कैपिटल जो अकाउंट होगा वो डीआर हो जाएगा 5,000 से, जिसकी वजह से ये अकाउंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। और भाई फर्म पेमेंट कर रही है 5,000 का, इस वजह से फर्म का बैंक बैलेंस 5,000 से डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसने कही है, जब ये सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे, ठीक है, जो एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करना था उन सबको कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट से कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो कैलकुलेट कर दिया, उनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस प्रॉफिट या लॉस को, और जितने भी एडजस्टमेंट करने थे सारे एडजस्टमेंट कर दिए कि, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग सारे एडजस्टमेंट कर दिए, किस पार्टनर से कितनी अमाउंट लेनी है, किस पार्टनर को कितनी अमाउंट देनी है। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में है ना, मतलब कि जिन जिन पार्टनर से जैसे कि पैसा लेना है, मतलब कि जिनके अकाउंट का डीआर बैलेंस है उतना पैसा ले लेगी फर्म, ठीक है, और जिन जिन को पेमेंट करना है उनको उतनी अमाउंट का पेमेंट कर देगी। तो ये पेमेंट करने के बाद में फर्म का जो बैंक अकाउंट है ना उसका बैलेंस जीरो होना जरूरी है। अगर जीरो नहीं है बैंक अकाउंट का बैलेंस या केस अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, तो मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। इसका मतलब ये है, ये क्रॉस चेक करने का मतलब सबसे बढ़िया तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपने क्वेश्चन को सही सोल्व किया है या नहीं किया। तो देखो ये बैंक अकाउंट से कैसे चेक करते हैं, आगे जैसे इलस्ट्रेशन आएंगे तो मैं उनमें आपको समझाऊंगा ये किस तरीके से क्रॉस चेक किया जाता है। अब देखो अगला देखते हैं इलस्ट्रेशन सेकेंड। सीता, रीता और मीता क्या है, एक फर्म में पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:1 का है, और ये नीचे इनकी बैलेंस शीट दी हुई है मार्च 31, 2017 की। अब देखो जो ये नीचे लिखा हुआ है वे फर्म को बंद करने का डिसाइड करते हैं, और असेट्स को, फर्म की असेट्स को सेल करने पे कितनी अमाउंट रिसीव होती है वो यहाँ दी हुई है। प्लांट और मशीनरी को सेल करने पे जो अमाउंट रिसीव होती है वो 4,250 की है। स्टॉक पे जो अमाउंट रिसीव होती है सेल करने पे वो 3,500 की है। डेप्टर्स से 1,850 की अमाउंट रिसीव होती है। ऐसे ही फर्नीचर को सेल करने पे 750 की अमाउंट रिसीव होती है। अब देखो आगे देखते हैं, सीता और फर्म के बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि फर्म के जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो सीता पे करेगी, ठीक है, और इसके लिए फर्म क्या करती है, सीता को 60 रुपीज का पेमेंट करती है। अब देखो लेकिन जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे वो सीता ने पे नहीं किए, ये फर्म ने पे किए 450। रियलाइजेशन जो एक्सपेंसेस की अमाउंट थी वो 450 की थी और ये पेमेंट सीता को करना था, लेकिन सीता ने नहीं किया किसने, फर्म ने पेमेंट किया। ये आगे देखो क्रेडिट, फर्म के जो क्रेडिटर्स थे उनको 2% कम से पेमेंट किया गया, मतलब बुक बैलेंस शीट में जितनी भी अमाउंट से क्रेडिटर्स को शो किया गया है उसका 2% कम उनको पेमेंट किया गया। अब देखो आपको ये बात नहीं समझनी है, जैसे कि क्रेडिटर यहाँ 2,000 के हैं, ठीक है,
2% लेस करेंगे तो आप ये सोचोगे जो ये 2% है ये आउटस्टैंडिंग है। नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं है, एक्चुअल में ये सेटलमेंट पूरा हो चुका है। मतलब एक तरीके से ये माना गया है कि क्रेडिटर्स ने क्या किया है, 2% का डिस्काउंट दिया है, सेटलमेंट पूरा हो गया है, अब क्रेडिटर्स को कुछ भी पे नहीं करना है। तो आप ये ना समझो कि ये आउटस्टैंडिंग है 2%। अब देखो आगे ये बोल रहा है कि एक असेट्स थी जिसको कि बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ था और उसकी जो अमाउंट थी वो 250 की थी, और इस अमाउंट पे और 250 की थी, और इसको क्या करती है रीता जो होती है वो टेक ओवर कर लेती है, मतलब ले लेती है, लेकिन 250 में नहीं लेती, ये 200 में लेती है इसको। तो देखो ये हमें बोल रहा है डिसोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स है वो हमें बनाने हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो सबसे पहले ये रियलाइजेशन अकाउंट को देखते हैं। तो देखो पहला तो मैं इसको शॉर्ट में समझाऊंगा आपको, अगर आपको डिटेल में इसकी एंट्रीज देखनी है तो इलस्ट्रेशन फर्स्ट को सोल्व करते हुए मैंने उसको डिटेल में समझाया था कि इस अकाउंट में किस तरीके से जो होती है एंट्रीज पास होती है। तो देखो सबसे पहले तो डीआर साइड क्या करेंगे, फर्म की जितनी भी असेट्स है जो कि बैलेंस शीट में शो की हुई है, तो देखो कौन कौन सी असेट्स है, स्टॉक की, फर्नीचर की, डेप्टर की, प्लांट और मशीनरी, ये आएगी, लेकिन केस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फिर देखो आपको ये जो अकाउंट पीछे मैंने आपको समझाया था ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी असेट्स को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 असेट्स क्या की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में, इनकी सेम अमाउंट से, जितनी भी अमाउंट से बैलेंस शीट में शो किया हुआ है, ये 2500, 1000, 2000 और 4500 से। तो ये देखो डीआर साइड में ये चारों जो असेट्स थी वो ट्रांसफर हो जाएगी सेम अमाउंट से जो भी बैलेंस शीट में शो की है, 2500, 1000, 2000 और 4500। अब देखो इस रियलाइजेशन के सीआर साइड जो लाइबिलिटीज है वो ट्रांसफर करते हैं। तो देखो ये बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी साइड देखो, एक्सटर्नल लाइबिलिटी कौन कौन सी है, एक ये क्रेडिटर की है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो क्रेडिटर 2000 से है तो 2000 से ट्रांसफर कर देंगे। तो ये देखो 2000 से ट्रांसफर कर दिया, इस वजह से क्या होगा, क्रेडिटर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और इसी तरीके से देखो ये जो चारों असेट्स ट्रांसफर की थी इनका अकाउंट भी क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। जैसे कि देखो इस क्रेडिटर के लिए मैं बताता हूं किस तरीके से जनरल में एंट्री पास होगी। तो देखो ये इस तरीके से हो जाएगी, ये क्रेडिटर का अकाउंट डीआर हो जाएगा 2000 से, उसकी वजह से क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले सीआर था 2000 से, अब 2000 से डीआर कर दिया तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये सीआर हो जाएगा 2000 से। इस तरीके से आप जो ये असेट्स है असेट्स की एंट्री भी देख सकते हो कि किस तरीके से जनरल में पास होगी। अब देखो ये एडिशनल एंट्रीज देखते हैं, इसका रियलाइजेशन अकाउंट पे क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है। तो जैसे कि इसने बताया प्लांट मशीनरी को सेल करने पे जो 4250, ये स्टॉक को 3500, 1850 और 750 की जो ये अमाउंट रिसीव होती है, इसका रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे इंपैक्ट होगा, इन सबका जब आप टोटल करोगे तो उस अमाउंट से क्या होगा, भाई फर्म के पास पैसा आया है तो केस इंक्रीज हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट सीआर हो जाएगा। तो देखो इसकी वजह से जनरल में ये एंट्री पास की जाएगी। जो बैंक होगा 10,350 से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सेल करने पे जो ये चारों आइटम सेल की, इसकी वजह से आप इन चारों को टोटल करो कितना आएगा। जब इनको टोटल आप करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये 10,350 की अमाउंट आएगी और रियलाइजेशन जो अकाउंट होगा वो सीआर हो जाएगा। तो इसी वजह से रियलाइजेशन के सीआर अकाउंट में 10,350 की अमाउंट शो की जाएगी। ये देखो 10,350 की अमाउंट आएगी और ये चारों आइटम्स का टोटल आप कर लो इन असेट्स को सेल करने पे जितनी भी अमाउंट होगी। अब देखो आप आगे देखो, सीता और जो फर्म के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे वो सीता ही पे करेगी, और इसके लिए फर्म ने सीता को 60 रुपये का पेमेंट जो था वो किया था, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हुआ उल्टा, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो पेमेंट किए वो फर्म ने किए, सीता ने नहीं किए, और जिसकी जो अमाउंट थी वो 450 की थी। तो इसके रिगार्डिंग देखो कौन सी जनरल में एंट्री पास की जाएगी। तो देखो जो ये सीता और फर्म के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है कि फर्म उसे 60,000 का पेमेंट करेगी, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, तो उसके रिगार्डिंग जो है ये वाली जनरल में एंट्री जो होगी वो पास की जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर होगा और जो सीता का कैपिटल अकाउंट है वो सीआर हो जाएगा 60,000।
ठीक है भाई। करने के क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। या तो फर्म क्या कर रही है, इसकी कैपिटल को इंक्रीज कर रही है तो इस वजह से क्या होगा, इतनी 60 रुपीज से ही इसको अधिक का पेमेंट करना हो पड़ेगा फर्म को, ठीक है। और या फिर दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि फर्म जो है ये 60 रुपीज का केस में पेमेंट कर दे, तो फिर उस केस में देखो क्या होगा, ये सीता का कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर जो आएगा बैंक अकाउंट आएगा। भाई फर्म बैंक से पेमेंट कर देगी तो बैंक बैलेंस तो कम हो जाएगा ना 60,000 से, और पैसा किसको पे कर रही है, ये सीता को पे करेगी। तो इस तरीके से ये एंटी हो सकती है कि क्या। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना जरूरी है कि वो बैंक बोल रहा है या किस तरीके से बोल रहा है। अब देखो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब पेमेंट की बारी आई तो ये पेमेंट किसने किया, पेमेंट फर्म ने किया 450 का, और पेमेंट सीता को करना था। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्म ये पैसा सीता से जो है वसूल करेगी, ठीक है। तो इसके लिए फर्म क्या करेगी, सीता की जो कैपिटल है उसको डिक्रीज कर देगी। तो इसके रिगार्डिंग देखो ये वाली एंटी पास की जाएगी। ये सीता की कैपिटल डीआर कर दी, डिक्रीज कर दी 450 से, और चूंकि फर्म ने पेमेंट किया है इस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, तो इस वजह से फर्म का जो बैलेंस होगा वो 450 से डिक्रीज हो जाएगा। देखो इसको अगर कुछ स्टूडेंट की अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत ही एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे शायद आपको समझ में आएगा। सपोज करो जो फर्म है वो कोई पर्सन है, ठीक है। आप मान लो कि फर्म की जगह एक पर्सन है और वो एक्स है, ठीक है, और ये जो पार्टनर है ये सीता ही है, ठीक है। तो जैसे कि जो ये एक्स है, एक्स को जो है जेड को पेमेंट करना है 60 रुपये का, ठीक है। तो जो ये सीता है वो एक्स को ऐसे एक्स को बोलती है कि है ना ये 60 रुपये का जो पेमेंट है, सॉरी देखो ये पेमेंट 60 रुपये का नहीं है, ये पेमेंट जो है 450 का है, ठीक है। ये 450 का पेमेंट है, मतलब कि जो एक्स है, एक्स जेड को एक्स को पेमेंट करना, एक्स पेमेंट करेगा जेड को 450 का। तो इसके रिगार्डिंग सीता ऐसे बोलती है एक्स को कि ये पेमेंट जो है ये मैं कर दूंगी, ठीक है, 450 का पेमेंट। आप तो मुझे है ना सिर्फ 60 रुपये दे दो, ठीक है, बाकी पेमेंट मैं कर दूंगी है। तो एक्स क्या करता है, 60 रुपीज इसको पेमेंट नहीं करता, बोले बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो मतलब कि एक्स जो है सीता को 60 रुपये बाद में पेमेंट करेगा। तो इसके रिगार्डिंग जो एंट्री होगी वो देखो ये वाली होगी, ठीक है। फिर जब एक्चुअल में पेमेंट की बारी आती है तो सीता पेमेंट नहीं करती, ये एक्स ही क्या करता है, जेड को ये 450 का पेमेंट कर देता है। तो भाई जो सीता और जो ये एक्स है, एग्रीमेंट तो यही हुआ था कि ये जो 450 का पेमेंट है ये सीता ही करेगी, लेकिन पेमेंट एक्स ने किया। तो फिर एक्स क्या करेगा, एक्स इस अमाउंट को सीता से वसूल करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से देखो ये वाली जो एंटी पास की जाएगी इसी तरीके से। भाई इसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी तो मतलब उतना ही पेमेंट जो होगा सीता को कम मिलेगा लास्ट में सारे एडजस्टमेंट के बाद में। तो इस तरीके से ये एंटीज होती है, मतलब कि आप फर्म की जगह कोई पर्सन कंसीडर करो और आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एंटीज किस तरीके से होती है। तो आप देखो जो ये वाली एंटी है इसमें तो रियलाइजेशन अकाउंट का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई अकाउंट ही नहीं है। हाँ, इस नीचे वाली एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो उस पर इम्पैक्ट है। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर हो रहा है 60 की अमाउंट से, और किसकी वजह से हो रहा है, ये सीता की कैपिटल की वजह से। तो आप देखो ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर हुआ और सीता की कैपिटल की वजह से हुआ, और वही सेम अमाउंट 60 रुपए की अमाउंट से। अब आगे देखो जो क्रेडिटर्स है उनको 2% कम का पेमेंट किया गया है। तो बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर की अमाउंट क्या है 2000, 2% कम। तो 2000 का 2% लेस करने पे कितनी अमाउंट आएगी, 1960। या फिर आप देखो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, 2000 को 0.98 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो जो अमाउंट कैलकुलेट होके आएगी 1960 की अमाउंट आ जाएगी। मतलब क्या है, फर्म जो है इस क्रेडिटर को 1960 का पेमेंट करेगी। तो देखो पेमेंट करने से ये वाली जनरल में एंटी पास की जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर होगा इसी अमाउंट से, और फर्म का जो बैंक बैलेंस होगा पेमेंट करने की वजह से डिक्रीज हो जाएगा 1960 से। तो देखो रियलाइजेशन डीआर हो रहा है कितनी अमाउंट से, 1960 से। तो ये देखो 1960 की अमाउंट से रियलाइजेशन क्या होगा, डीआर हो जाएगा। बैंक से पेमेंट किया है
तो ये पर्टिकुलर में बैंक आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में आगे देखते हैं। एक अनरिकॉर्डेड असेट्स थी, कहने का मतलब जिसको कि आपने बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ, और उसकी जो वैल्यू थी वो 250 की थी, और ये जो असेट्स है ये रीता टेक ओवर कर लेती है, मतलब ले लेती है, लेकिन 250 में नहीं लेती, ये जो लेती है 200 में लेती है। या यूं कह दो कि इस असेट्स को फर्म जो है रीटा को 200 में सेल कर देती है। तो देखो इसके रिगार्डिंग जो होगी ये वाली एंट्री जो होगी वो पास की जाएगी, रीता की कैपिटल डीआर हो जाएगी और जो रियलाइजेशन अकाउंट होगा वो सीआर हो जाएगा। तो देखो रियलाइजेशन सीआर हो रहा है 200 से, तो ये देखो 200 से सीआर हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट, और किसकी वजह से? रीता के कैपिटल अकाउंट की वजह से, क्योंकि ये एसेट्स को टेक ओवर की इस वजह से। अब आप एक चीज ध्यान दो, अगर रीता जो है केस में पेमेंट कर देती तब एंटी इसकी किस तरीके से होती? तो देखो उसके रिगार्डिंग ये वाली जनरल में एंटी पास की जाती। फर्म भाई अगर पेमेंट कर देगी तो फर्म के पास पैसा आएगा, 200 की अमाउंट आएगी, तो बैंक इंक्रीज हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट जो होगा वो सीआर हो जाएगा। अब देखो ये इस तरीके से एंटी एक्चुअल में पास की जाती है। इसकी भी एक बेसिक सी कंसेप्ट है। जैसे कि सपोज करो ये जो असेट थी जिसकी की वैल्यू 250 की शो की हुई है, और रीता को जैसे कि 200 में सेल किया, रीता को 200 में सेल कर रही है फर्म। अगर सपोज करो फर्म मार्केट में सेल करती तब भी जैसे कि उसको 200 की अमाउंट रिसीव होती, ठीक है, लेकिन ये असेट्स टेक ओवर कौन करता है? रीता, ठीक है। तो रीटा टेक ओवर कर लेती है, तो भाई ये पैसा तो फर्म अगर मार्केट में सेल करती तो फर्म के पास तो 200 की अमाउंट आती, लेकिन इसको रीटा लेके चली गई, इस वजह से अब ये 200 की अमाउंट जो होगी फर्म को नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या होगा? ये पैसा जो होगा फर्म वसूल करेगी वापस रीटा से, मतलब रीटा को वापस पेमेंट करना पड़ेगा फर्म को 200 का। तो इसी के रिगार्डिंग क्या किया जाता है, रीटा की जो कैपिटल है वो डिक्रीज कर दी जाती है 200 से। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जब सारे एडजस्टमेंट हो चुके होंगे तो रीटा का जो कैपिटल अकाउंट जितनी भी अमाउंट पे शो होगा ना वो 200 कम से शो होगा इस एंटी की वजह से, ठीक है। तो उसकी कैपिटल 200 कम से शो होगा उसका अकाउंट, तो इस वजह से उसको 200 कम का पेमेंट किया जाएगा सारे एडजस्टमेंट के बाद में। तो इस तरीके से क्या होते हैं, एडजस्टमेंट किया जाता है। मतलब आप तो बस एक ही चीज ध्यान में रखो, जैसे कि ये कोई फर्म नहीं है, ये कोई पर्सन है, उसके साथ किस तरीके से ट्रांजेक्शन होंगे। भाई इसको तो 200 का लॉस हो गया ना, तो ये लॉस जिसकी वजह से वह है वही इसको फुलफिल करेगा, मतलब रीता ही वापस पेमेंट करेगी 200 को फर्म को। अब देखो ठीक इसकी विपरीत कंडीशन देखो आप, जब क्या होता है, जब कि कोई पार्टनर किसी लायबिलिटी को अपने ऊपर ले लेता है। जैसे कहने का मतलब ये जो अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं इसमें जैसे कि क्रेडिटर जो है वो 2000 के हैं, ठीक है। अब सपोज करो जो रीटा है वो ये कहती है कि इन क्रेडिटर को पेमेंट मैं कर दूंगी, मतलब फर्म को करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, फर्म जो है रीटा को 2000 का पेमेंट करेगी बाद में। तो इसके रिगार्डिंग जो जनरल में एंटी होगी वो देखो इस तरीके से होगी। ये क्वेश्चन में है नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। जो रियलाइजेशन अकाउंट होगा वो डीआर होगा 2000 से, और जो रीटा का कैपिटल अकाउंट होगा वो सीआर होगा 2000 से, मतलब इसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 2000 से। अब देखो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या होता है। जो फर्म है, ठीक है, फर्म को आप एक पर्सन कंसीडर करो जो कि एक्स है, ठीक है, एक्स पर्सन है, ये फर्म है। ये एक्स को क्या है, मान लो कि जैसे कि कोई जेड है और जेड को क्या करना था, पेमेंट करना था 2000 का, ठीक है। और ये कोई रीटा है, तो रीटा एक्स को कहती है कि ये जो 2000 का पेमेंट आपको जेड को करना है ये आप मत करो, मैं पेमेंट कर देती हूँ, आप तो मुझे बाद में पैसे दे देना, ठीक है। तो ये रीटा क्या करेगी, इस जेड को 2000 का पेमेंट कर देगी, है ना। पेमेंट तो कर देगी लेकिन बाद में जो ये एक्स है ये वापस पैसा भी तो देगा ना रीटा को, ठीक है। तो इसी वजह से जो ये बाद में वापस पैसा देगा, इसी के रिगार्डिंग जो होती है ना, देखो ये वाली एंटी जो होती है ना ये पास की जाती है। भाई रीटा की कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं 2000 की अमाउंट से, भाई जितना भी पैसा ये पेमेंट कर रही है उतनी अमाउंट से कर देते हैं और रियलाइजेशन सीआर हो जाता है। तो बस आपको तो एक ही चीज माननी है कि फर्म की जैसे जगह आपको एक पर्सन कंसिडर कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरीके से होता है। तो देखो इन दोनों एंटीज में आप कंपेयर करके देखो, जब कोई पार्टनर असेट्स लेके चला जाता है तो उसकी कैपिटल जो होती है डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि फर्म को तो नुकसान हो गया ना भाई। एक तरीके से ये बोल दो ये फर्म से पैसा लेके गया है, पैसा लेके गया है तो फर्म को वापस पैसा देना भी तो पड़ेगा।
तो इसी के रिगार्डिंग ये वाली जर्नल में एंट्री पास की जाती है। और ये दूसरी वाली जो ये एंट्री है, इसमें क्या होता है, इसमें पार्टनर वो पेमेंट करता है जो पेमेंट फर्म को करना था, और पार्टनर अपनी जेब से पेमेंट करता है उस एक्सटर्नल लायबिलिटी को। तो मतलब पेमेंट तो फर्म को करना था, लेकिन पेमेंट पार्टनर ने किया, तो फर्म को वापस पैसा भी तो देना पड़ेगा ना इस पार्टनर को। तो उसी के रिगार्डिंग फिर ये वाली एंट्री की जाती है। अब देखो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके रिगार्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट में जितनी भी एंट्रीज पास करनी थी वो पास कर चुके हैं। अब देखो इस ट्रांसफर की एंट्री को छोड़ के, क्यों, क्योंकि ये तो बैलेंसिंग फिगर होता है, इसको छोड़ के इस अकाउंट का बैलेंस देखेंगे कितना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डीआर साइड में ये आइटम्स जो दी हुई है यहाँ तक की, इन सब का टोटल करेंगे, और सीआर साइड की ये जितनी भी आइटम्स है इन सब का टोटल करेंगे। तो देखो उससे क्या होगा, जो सीआर साइड का टोटल होगा वो डीआर साइड के टोटल से ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा, 530 के अमाउंट से ज्यादा होगा। तो मतलब कि इसका सीआर बैलेंस है 530 से, ठीक है, इस अकाउंट का। और सीआर बैलेंस होने का मतलब है प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जिसकी वजह से उसकी कैपिटल उनकी जो कैपिटल होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो इसके रिगार्डिंग जर्नल में ये वाली एंट्री पास हो जाएगी। रियलाइजेशन डीआर होगा 530 से, और इन तीनों की जो कैपिटल, जैसे सीता की कैपिटल 212 से, रीटा की भी 212 से, और जो मीता है उसकी कैपिटल 106 से, मतलब 2:1 का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग ये इंक्रीज हो जाएगी इनकी कैपिटल। तो मतलब रियलाइजेशन डीआर होगा 530 से। तो ये देखो ये रियलाइजेशन डीआर हो गया 530 की अमाउंट से, इन तीनों की ये कैपिटल जो अमाउंट है ये आ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इस ट्रांसफर की एंट्री को करने के बाद क्या होगा, इस कैपिटल जो ये रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल होगा दोनों साइड का वो इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अकाउंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। इसी वजह से देखो ये क्या होता है, ये ट्रांसफर वाली एंट्री ये बैलेंसिंग फिगर होता है, क्योंकि इससे जो अकाउंट होता है वो क्लोज हो जाता है। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट देखते हैं। सबसे पहले इनकी ओपनिंग कैपिटल देखते हैं कितनी है। तो देखो ये बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है सीता, रीटा और मीता की, ये 5000, 2000 और 1000। तो ये देखो ये 5000, 2000 और 1000 से इनकी ओपनिंग कैपिटल शो कर देंगे। अब आप बैलेंस शीट में देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को देखो, तो देखो सिर्फ एक ही है, और वो कौन सा है, जनरल रिजर्व, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिनोट करता है। और अमाउंट कितनी है, 2500 की। तो इसके रिगार्डिंग जनरल में एंट्री कैसे होगी, ये वाली एंट्री पास हो जाएगी। जनरल रिजर्व का अकाउंट डीआर होगा 2500 से, जिससे ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सीता, रीटा और मीटा की कैपिटल 1000, 1000 और 500 से क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये देखो ये 1000, 1000 और 500 से इनकी कैपिटल क्या हुई, इंक्रीज हो गई। और ये देखो किस रेशियो में इंक्रीज हुई है, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में इंक्रीज हुई है। अब देखो जैसा कि हमने पहले सॉल्व किया कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट को बनाने से जो प्रॉफिट हुआ था वो 530 का प्रॉफिट था। उस प्रॉफिट को इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसकी वजह से इन तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल थी 212 और 106 से क्या हुई थी, इंक्रीज हो गई थी 2:1 के रेशियो में। तो देखो इसी वजह से इनकी ये देखो 212 और 106 से इनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। और देखो जैसा कि पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे वो रीटा पेमेंट करेगी, तो इसके लिए फर्म ने इसको क्या था 60,000 का पेमेंट देने की रिगार्डिंग एंट्री की थी। तो उसकी जनरल की एंट्री ये वाली थी, ठीक है। तो इसकी जो कैपिटल इंक्रीज हो रही थी सीता की, वो 60 रुपीज से क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। किसकी वजह से, रियलाइजेशन अकाउंट की वजह से। तो ये देखो सीता की कैपिटल इंक्रीज हुई 60 की अमाउंट से, किसकी वजह से, रियलाइजेशन अकाउंट की वजह से। अब देखो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो कि 450 के थे, इसका पेमेंट सीता को करना था, लेकिन पेमेंट जो था वो फर्म ने किया था। तो इस वजह से देखो मैंने आपको बताया था ये वाली एंट्री पास की जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, सीता की कैपिटल जो थी वो डिक्रीज हो गई थी 450 से। तो ये देखो ये 450 से सीता की कैपिटल डिक्रीज हो गई। अब देखो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रीटा ने एक अनरिकॉर्डेड असेट्स ली थी फर्म से 200 में, तो इसके रिगार्डिंग जो जनरल में एंट्री पास की गई थी वो देखो ये वाली एंट्री पास की गई थी, ठीक है। रीता का जो कैपिटल अकाउंट था वो डीआर हो गया था 200 से, डिक्रीज हो गया था।
तो ये देखो 200 से ये रीता का जो है कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो गया। अब देखो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज पास करनी थी वो सब हो चुकी है। ये जो बैंक अकाउंट की एंट्री है ये तो बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखो सीता के लिए, एक के लिए मैं बताता हूँ। सीता का जैसे कि सीआर साइड का टोटल कितना है, ये 6272, मतलब इतने का इसको पेमेंट करना है, फर्म पेमेंट करेगी इसको सीता को। लेकिन आप देखो 450 की वजह से इसकी कैपिटल डिक्रीज हुई थी, तो आप 450 लेस कर दो ये 6272 में से, तो कितना जो बैलेंस कितना आएगा 5822। तो ये जो बची हुई अमाउंट है 5822, ये क्या करेगी, फर्म जो है वो पेमेंट कर देगी इसका, और इस वजह से इसका जो कैपिटल का जो अकाउंट होगा वो क्लोज हो जाएगा, और इस वजह से जो दोनों साइड से वो इक्वल हो जाएगी। इस जो ये डीआर साइड है वो भी 6272 और जो सीआर साइड है वो भी 6272, और इसी तरीके से बाकी को भी पेमेंट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, इनके भी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो देखो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद फर्म जब इन तीनों की जितना कैपिटल अकाउंट बैलेंस शो करता है सीआर बैलेंस, उतनी अमाउंट जब ये इनको पे करेगी, तो देखो जनरल में एंट्री किस तरीके से पास होगी, ये वाली जनरल में एंट्री पास हो जाएगी। फर्म जो है सीता को 5822 का पेमेंट करेगी, रीता को 3012 का पेमेंट करेगी, और मीता को 1606 का पेमेंट करेगी, जिसकी वजह से इनके कैपिटल डीआर हो जाएंगे और क्लोज हो जाएंगे। और भाई इन तीनों की इतना ये पेमेंट कर रही है, तो तीनों का आप टोटल देखोगे कितना आएगा, 10,440 के अमाउंट आएगा। तो इसी अमाउंट से क्या होगा, फर्म का बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो अगला देखते हैं बैंक अकाउंट। सबसे पहले तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस देखते हैं। तो आप बैलेंस शीट में देखो बैंक बैलेंस है 2500 का, तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 2500 का। अब देखो फर्म ने जब ये मशीनरी, स्टॉक और डेप्टर, फर्नीचर को सेल किया, तो ये जो अमाउंट रिसीव हुई थी 4250, ये 3500, ये 750, ये अमाउंट जब आप चारों का टोटल करोगे तो अमाउंट कितनी आएगी, तो देखो अमाउंट आएगी 10,350 की। तो इनको सेल करने से फर्म के पास जो पैसा आया उसकी एंट्री यहाँ हो जाएगी, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो इसके रिगार्डिंग ये वाली जनरल में एंट्री पास हो जाएगी। बैंक डीआर हो जाएगा 10,350 से, रियलाइजेशन सीआर हो जाएगा 10,350 से। अब देखो जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि क्रेडिटर्स को 2% लेस से पेमेंट किया गया था, और जो अमाउंट बन रही थी 1960 की अमाउंट बन रही थी, और जिसके रिगार्डिंग जो जनरल में एंट्री हो रही थी वो मैंने ये बताई थी। तो बैंक सीआर हो रहा था 1960 की अमाउंट से, किसकी वजह से, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो ये देखो ये 1960 से क्या होगा, सीआर हो रहा है बैंक अकाउंट, और किसकी वजह से, रियलाइजेशन अकाउंट की वजह से। अब देखो जो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 450 के जो कि फर्म ने पे किए थे, इसके रिगार्डिंग जो जनरल में एंट्री पास की गई थी वो मैंने ये वाली बताई थी आपको, ठीक है। तो बैंक सीआर हो रहा था 450 से, किसकी वजह से, ये सीता के कैपिटल अकाउंट की वजह से। तो ये देखो 450 से सीआर हो रहा है, और किसकी वजह से, सीता के कैपिटल अकाउंट से। अब देखो जैसा कि हमने ये ऊपर कैपिटल अकाउंट में देखा था कि इनको कितना कितना पेमेंट किया गया था। सीता को 5822 का, ऐसे ही रीता को जो 3012 का, और मीता को 1606 का। तो देखो जिसके रिगार्डिंग मैंने ये वाली जनरल में एंट्री बताई थी, बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा था 10,440 की अमाउंट से इन तीनों की कैपिटल अकाउंट की वजह से। तो इसी के रिगार्डिंग देखो ये सेम अमाउंट आई है 5822 और 3012 और 1606। तो इन अमाउंटों का क्या कर देगी फर्म जो है, इन पार्टनर्स को पेमेंट कर देगी। अब देखो ये पार्टनर्स को जो पेमेंट किया ना इन अमाउंटों का, ये अमाउंट जो होती है जैसे कि अपन कैपिटल अकाउंट से देख करके यहाँ पास करते हैं, ठीक है। ये जैसे कि इन अमाउंटों को देखकर अगर ये एंट्री पास, ये इतनी अमाउंट इन पार्टनर्स को पे करने के बाद जितनी भी इनका कैपिटल अकाउंट शो करता है, ये बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो देखो जीरो बैलेंस शो करना चाहिए। मतलब ना तो इसका सीआर बैलेंस होना चाहिए, ना डीआर बैलेंस होना चाहिए। अगर इनमें से कोई सा भी बैलेंस आ रहा है इस एंट्री को पास करने के बाद, या मतलब कि कैपिटल की जो भी अमाउंट बनती है इस अमाउंट को देने के बाद में,
या तो CR बैलेंस आ रहा है या DR बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। इसमें जो होती है कभी भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आता है इसमें। जब आप इन पार्टनर्स को पेमेंट कर दोगे ना, तो उसके बाद में इस अकाउंट का बैलेंस 0 होना जरूरी है। अगर 0 नहीं है मतलब आप कहीं मिस्टेक कर चुके हो। अब देखो अगला देखते हैं, इलस्ट्रेशन थर्ड। तो देखो एक फर्म में 3 पार्टनर है, विभा, शोभा और अनुभा, और इन तीनों की जो फर्म है उसका डिसल्यूशन हो रहा है, मतलब कि वो बंद हो रही है, और हमें इसके रिगार्डिंग जर्नल में एंट्रीज पास करनी है। लेकिन इसने क्या किया है, अलग अलग कंडीशन दी है। पहली कंडीशन देखते हैं A नंबर का। जो डिसल्यूशन एक्सपेंसेस हैं वो 6500 के हैं। देखो डिसल्यूशन एक्सपेंसेस बोलो या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलो, बात एक ही है। तो देखो सबसे पहले इसी का सॉल्यूशन देखते हैं। अपन क्या करेंगे, एक एक पॉइंट लेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं A नंबर के पॉइंट का। तो देखो ये वाली एंट्री पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट DR होगा, और फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पे कर रही है 6500 की अमाउंट से, इसी वजह से फर्म का बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा 6500 की अमाउंट से। तो इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है। B नंबर का देखते हैं, डिसल्यूशन एक्सपेंसेस जिनकी की जो अमाउंट है 7800 की है, उसका जो पेमेंट है वो अनुभा करती है। अब देखो पहली चीज ये, यहाँ पर सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन दी हुई है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट जो है वो अनुभव करती है। इसने ऐसा कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी कि अनुभव और फर्म के बीच में क्या कोई एडजस्टमेंट कोई एग्रीमेंट हुआ है कि इस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कौन करेगा, फर्म करेगी या अनुभव करेगी। तो ऐसा कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस वजह से ये माना जाएगा कि जो ये पेमेंट है ये पेमेंट फर्म ही करेगी। देखो अपने कॉमर्स में क्या है, बहुत जगह क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू को पता करना होता है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से डिफॉल्ट वैल्यू यही मानी जाती है, इंफॉर्मेशन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जो पेमेंट है वो फर्म करेगी। तो मतलब फर्म को करना चाहिए था, लेकिन पेमेंट किसने किया, अनुभा ने किया। तो भाई जो ये 78,000 का अनुभा ने पेमेंट किया है, ये पैसा फर्म वापस अनुभा को पे करेगी। तो इसके रिगार्डिंग देखो जर्नल में क्या एंट्री होगी, तो ये B नंबर की हो जाएगी। भाई वापस पेमेंट करेगी तो अनुभा की कैपिटल को क्या करो, इंक्रीज कर दो। तो ये देखो अनुभा की कैपिटल 7800 से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो रियलाइजेशन अकाउंट होगा वो DR हो जाएगा। अब देखो C नंबर का पॉइंट देखते हैं। अब विभा को जो है फर्म के डिसल्यूशन के लिए अपॉइंट किया गया, ठीक है, कि वो उसको लुक आफ्टर करे, मतलब उसकी देख रेख करे, और इसके लिए उसको क्या है 12,000 का पेमेंट किया जाना है। तो देखो 12,000 का पेमेंट करना है तो विभा की कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे 12,000 से। तो ये देखो C नंबर का पॉइंट देखो, विभा की कैपिटल को जो है इंक्रीज किया है 12,000 की अमाउंट से, और जो रियलाइजेशन अकाउंट होगा वो DR हो जाएगा 12,000 की अमाउंट से। अब देखो आप इस C नंबर के पॉइंट में एक चीज ध्यान दो, ये लुक आफ्टर कर रही है, ऐसा नहीं है कि ये क्या बोलते हैं किसी लाइबिलिटी का, फर्म की कोई लाइबिलिटी है जिसका कि ये पेमेंट कर रही है या किसी असेट्स को टेक ओवर कर रही है। नहीं, ये सिर्फ लुक आफ्टर कर रही है, देख रेख कर रही है, बस उसी के लिए है। अब देखो अगला देखते हैं D नंबर का पॉइंट। शोभा को भी क्या है, देखो डिसल्यूशन के लुक आफ्टर के लिए ही रखा गया, ठीक है, अपॉइंट किया गया डिसल्यूशन के लुक आफ्टर के लिए, और इसके लिए इसको 15,000 का पेमेंट किया जाएगा। मतलब फर्म जो है शोभा को 15,000 का पेमेंट करेगी इस काम के लिए। और देखो आगे क्या लिखा है, ये शोभा और फर्म के बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि जो डिसल्यूशन एक्सपेंसेस है, मतलब जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, वो शोभा ही देगी, फर्म नहीं देगी। और फाइनली क्या होता है, जो ये डिसल्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं वो 11,800 के होते हैं, और इनका पेमेंट जो है वो शोभा ही करती है। तो देखो पहली बात तो ये कि जो एग्रीमेंट हुआ था कि जो ये डिसल्यूशन एक्सपेंसेस है वो शोभा ही देगी, और इसके लिए क्या है, शोभा को फर्म पेमेंट कर रही है 15,000 का, तो सिर्फ इस 15,000 की ही एंट्री की जाएगी, इस 11,800 की जो एंट्री है वो पास नहीं की जाएगी। तो जैसे शोभा को 15,000 की अमाउंट का अगर पेमेंट करना है तो इसकी कैपिटल 15,000 से इंक्रीज कर देंगे। तो आप D नंबर के पॉइंट में देखो
शोभा की कैपिटल को देखो इंक्रीज किया है 15,000 की अमाउंट से, और रियलाइजेशन जो होगा वो सेम अमाउंट से मतलब 15,000 से डीआर हो जाएगा। और देखो इस डी नंबर के पॉइंट में आप एक चीज ध्यान दो, अगर ये जो एक्चुअल क्या बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, जैसे कि यहाँ पर 11,800 के में, ये अमाउंट अगर इस अमाउंट से कम होती या इस अमाउंट से ज़्यादा होती, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता एंटी के ऊपर। कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फर्म और अनुभा के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो यही हुआ है कि फर्म पेमेंट करेगी 15,000 का। अब ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के भी हो वो शोभा ही पे करेगी। ई नंबर का पॉइंट देखते हैं। अनुभा भी क्या है, डिसोल्यूशन प्रोसेस के लुक आफ्टर के लिए देखो अपॉइंट की जाती है, और उसके लिए फर्म इसको जो है 12,000 का पेमेंट करेगी। और देखो जो ये अनुभा है और जो फर्म है इसके बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो अनुभा ही पे करेगी, फर्म पे नहीं करेगी। और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो देखो 9,500 के हैं, और जो पेमेंट है पेमेंट अनुभा ना करके फर्म पेमेंट कर देती है इसका। यहाँ पर देखो इसका इम्पैक्ट होगा इस 9,500 का। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट तो ये हुआ था कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो अनुभा करेगी, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, पेमेंट तो फर्म कर रही है। तो इस वजह से इस 9,500 की एंटी भी जो होगी वो भी पास की जाएगी। तो देखो पहले तो इस 12,000 की एंटी के लिए देखते हैं ये कैसा होगा। भाई फर्म जो है वो अनुभा को पेमेंट करेगी 12,000 का इस लुक आफ्टर के लिए, तो अनुभा की जो कैपिटल होगी वो 12,000 से इंक्रीज होनी चाहिए। तो ई नंबर का पॉइंट देखो, ये फर्स्ट का अनुभा की कैपिटल देखो इंक्रीज हुई है 12,000 से, ठीक है, और रियलाइजेशन अकाउंट डीआर हो गया सेम अमाउंट से 12,000 से। अब देखो ये 9,500 की देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखो पेमेंट अनुभा को करना था लेकिन पेमेंट फर्म ने किया, तो फर्म क्या करेगी, ये पैसा अनुभा से वसूल करेगी वापस, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगी, फर्म जो है अनुभा का कैपिटल अकाउंट डीआर कर देगी 9,500 से। तो ये सेकंड नंबर की एंट्री देखो, अनुभा का ये कैपिटल अकाउंट डिक्रीज कर दिया 9,500 की अमाउंट से, और जैसा कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट फर्म ने किया इसलिए फर्म का बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा सेम अमाउंट 9,500 से। तो देखो ये डी और ई नंबर की एंट्री अगर आपको ढंग से मतलब समझ में नहीं आई है तो इल्यूस्ट्रेशन सेकंड में मैंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। आप मेरा इल्यूस्ट्रेशन सेकंड का जो वीडियो है वो वीडियो देखो। एफ नंबर का पॉइंट देखते हैं। तो देखो जो अनुभा है वो डिसोल्यूशन वर्क के लिए अपॉइंट की जाती है उसके लुक आफ्टर के लिए, और उसको इस काम के लिए 85,000 का पेमेंट किया जाएगा, मतलब फर्म पेमेंट करेगी अनुभा को। और देखो फर्म और अनुभा के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है अगर वो 6,000 रुपये तक के होते हैं तब तो इसका पेमेंट जो है वो अनुभा करेगी, लेकिन अगर इससे ज़्यादा के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं तो जितनी भी ज़्यादा ये अमाउंट होगी ना वो सारी फर्म पे करेगी, फिर अनुभा पेमेंट नहीं करेगी। अब देखो जो अनुभा ने एक्चुअल में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जो पेमेंट किया ना उसकी अमाउंट 7,600 की थी, मतलब ये 6,000 से भी ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, 1,600 ज़्यादा है, ठीक है। तो भाई ये पैसा किसकी जेब से गया है, ये अनुभा ने अपनी जेब से पैसा दिया है। तो फिर क्या करेगी फर्म जो है ये 16,000 वापस अनुभा को पे करेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, अनुभा की कैपिटल जो होगी वो इंक्रीज कर देते हैं 1,600 से। तो ये देखो आप सेकंड नंबर की एंट्री देखो, अनुभा की जो कैपिटल है वो इंक्रीज कर दी 1,600 से। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 6,000 अनुभा जो है 6,000 तक के ही रियलाइजेशन पेमेंट को पे करने का जो एग्रीमेंट हुआ था। अब इससे ज़्यादा का पैसा जो इसकी जेब से लगा है अनुभा की जेब से वो पेमेंट फर्म करेगी वापस अनुभा को। और देखो ये लुक आफ्टर के लिए फर्म जो 8,500 का पेमेंट करेगी अनुभा को, इसकी एंट्री क्या होगी, मतलब पैसा देना है अनुभा को तो अनुभा की कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे 8,500 से। तो ये फर्स्ट नंबर की एंट्री देखो, ये अनुभा की कैपिटल इंक्रीज हुई 8,500 से, रियलाइजेशन डीआर हो जाएगा 8,500 से। अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान दो, अगर ये जो एक्चुअल पेमेंट जो अनुभा ने किया है ये 7,600 का जो यहाँ पर शो किया हुआ है, सपोज करो अगर ये 76 का नहीं होता, ये 6,000 का होता या 6,000 से कम का होता, दोनों ही केस के अंदर जो है ये
ये वाली जो एंट्री है, ये सेकंड नंबर वाली एंट्री, ये पास नहीं की जाती। देखो अगला देखते हैं जी नंबर का पॉइंट। विभा जो है ये डिसोल्यूशन वर्क के लिए अपॉइंट की जाती है और इसके लिए इसको जो है 14,000 का पेमेंट किया जाएगा। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। तो देखो जो ये 14,000 का जो ये पेमेंट किया जाएगा इसको, इसके बदले में ये क्या करती है, 13,000 का एक इन्वेस्टमेंट है जो कि फर्म के पास है, ये उसको लेने के लिए तैयार हो जाती है। तो देखो पहली चीज़ तो आपको ये नहीं समझनी है कि जैसे कि जो इसका पेमेंट था वो तो 14,000 का था और जो ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो 13,000 का है। तो जो फर्म है वो 1,000 का और पेमेंट करेगी विभा को 1,000 का और पेमेंट करेगी। तो ऐसा नहीं है, देखो ये जो है ये 13,000 का इन्वेस्टमेंट देने के बाद में ये माना गया है कि पूरा सेटलमेंट हो गया है, मतलब कि अब जो है विभा को कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। तो देखते हैं इसकी जनरल में एंट्री किस तरीके से पास होगी। तो ये जी नंबर की एंट्री देखो। तो देखो जैसा इलस्ट्रेशन फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह का केस आता है जिसमें किसी एक्सटर्नल लाइबिलिटी को जैसे पेमेंट करना है और पेमेंट केस से नहीं किया जाता, उसके बदले उसको क्या किया जाता है, कोई असेट्स दे दी जाती है और ऐसा माना जाता है कि पेमेंट पूरा हो गया है। उस केस में क्या होता है, दोनों साइड रियलाइजेशन अकाउंट के दोनों साइड ही एंट्री पास नहीं की जाती। मतलब असेट्स को सेल करने पे जो अमाउंट रिसीव होती है ना तो उसकी एंट्री पास होती है और ना ही जो इस एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट करने की वजह से जो रियलाइजेशन के डीआर साइड एंट्री पास की जाती है ना वो की जाएगी। कोई सी एंट्री पास नहीं की जाती है इस केस में। लेकिन आप यहाँ पर एक बात ध्यान दो, जैसे कि यहाँ पर तो जो है विभा ने अपने रेम्यूनरेशन के लिए ये 13,000 का जो इन्वेस्टमेंट है ये एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सपोज करो अगर विभा ऐसे बोलती है कि ये जो 13,000 का इन्वेस्टमेंट है ये मैं 12,000 की अमाउंट पे ही एक्सेप्ट करूँगी और फर्म जो है इसको 12,000 की अमाउंट पे ही मान लो कि दे देती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा भाई, पेमेंट कितना करना है विभा को, 14,000 का। 12,000 की अमाउंट जो हुई, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि 12,000 की अमाउंट से रिसीव करेगी ये इन्वेस्टमेंट को। तो विभा को कितना और देना अभी बाकी है, 2,000 की अमाउंट जो है अभी और देनी बाकी है विभा को। कौन देगा, फर्म देगी विभा को। तो इसके रिगार्डिंग एंट्री देखो किस तरीके से होगी। तो देखो ये वाली जर्नल में एंट्री पास की जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर होगा 2,000 से और विभा की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 2,000 से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।